Good morning. Good morning. Very good morning. Good morning. Good morning. राधे राधे। तो हमने सीक्वेंस एंड सीरीज में लास्ट टाइम तक जो पढ़ा है वो था, काफी लंबी थ्योरी है। अभी सीक्वेंस चल रहा है, सीरीज तो अभी आनी बाकी है। इस बार थ्योरी जो है वो एकदम बारीक से बारीक थ्योरी जो है, जितनी बारीक थ्योरी हो सकती है, क्योंकि टॉपिक बहुत टफ है। एक्चुअली टॉपिक जो है ना वो बहुत लेंदी भी है और बहुत गहरा भी है। ये जो सीक्वेंस एंड सीरीज का टॉपिक होता है ये बहुत लेंदी भी होता है, बहुत लंबा भी होता है, क्योंकि बहुत सारे रिजल्ट है इसके अंदर। ऐसा ऐसा इसके लिए भी एक परमेय, इसके लिए भी एक परमेय। तो बहुत सारी परमेय हैं, बहुत सारे परिणाम हैं, बहुत सारी परिभाषाएं हैं। इस वजह से ये टॉपिक ऑलरेडी बहुत बड़ा होता है। आपको याद होगा तो बीएससी के अंदर एक किताब चलती है सीक्वेंस एंड सीरीज की। कई जगह थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस के नाम से नाम आता है, अभिसरण सिद्धांत के नाम से नाम आता है, कोई जगह रियल एनालिसिस के नाम से इसको कहा जाता है, कई जगह सीक्वेंस एंड सीरीज ही कहा जाता है। एग्जैक्टली वही नाम है जो है, वही कहा जाता है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से ये चलती है, लेकिन ये अपने आप में पूरी किताब है। पूरा एक किताब है, बहुत कुछ है इसके अंदर, बहुत सारी चीजें हैं। तो इस बार कोशिश यही थी मेरी कि सीक्वेंस एंड सीरीज जो है एक बार पूरे डिटेल से पढ़ाया जाए, पूरे डिटेल से। कोई भी परिणाम, कोई भी थ्योरम, कोई भी परिभाषा, कोई भी रिजल्ट बाकी ना रहे। हर चीज कवर हो जाए, हर चीज। टाइम तो लगेगा, ऑब्वियसली बात है कि ज़्यादा समय लगेगा, क्लासेस शायद लंबी जाएंगी, लेकिन कोई बात नहीं, टॉपिक बहुत ज़रूरी है। तो पूरा अच्छे से कवर हो, अच्छे से जाए, हर चीज़ से होते हुए जाएं अपन। ठीक है। और एक चीज़ फिर से मैं आप लोगों को कह दूं, ये लेक्चर चल ही रहे हैं, इनको देखते रहिए। इनके साथ पुराने लेक्चर और पड़े हैं, उनको भी ज़रूर देखिएगा, उनको भी ज़रूर देखिएगा। इससे पुराने लेक्चर और पड़े हुए हैं, उनमें भी ये सब चीज़ें पढ़ाई हुई है, लेकिन इस बार थोड़ा ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है, इस बार ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। पिछली बार उतनी डिटेल में नहीं था। पिछली बार अगर आप लेक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पिछली बार के मुकाबले इस बार हमने डिटेल्स बढ़ाई है। इस बार जो गहराई है वो बढ़ाई गई है पिछली बार के मुकाबले। पिछली बार भी पढ़ाया गया है, लेकिन हर डिटेल में नहीं गए, इस बार हर डिटेल में जा रहे हैं। तो दोनों अंतर आपको खुद दिख जाएगा जब आप उन लेक्चर को देखेंगे, जब आप इन लेक्चर को देखेंगे, तो आपको ये फर्क समझ में आ जाएगा। और वो ज़रूरी भी था, क्योंकि हर बार जैसे आप पढ़ाएंगे तो आप अगली बार और डिटेल में जाएंगे। इससे अगली बार जब हम अगली बार पढ़ाएंगे तो हम और ज़्यादा डिटेल में जाएंगे। वो होना भी चाहिए, वो होना भी चाहिए, क्योंकि अब सेकंड टाइम हो रहा है तो आप थोड़ा और डिटेल में जा सकते हैं। अब थर्ड टाइम जब होगा तो हम और डिटेल में जा सकते हैं। हर बार पढ़ने का मतलब होता ही यही है कि भाई और गहराई में जाओ। आप एक किताब को एक बार पढ़ते हैं तो पहली बार इतना पढ़ते हैं तो उतनी गहराई नहीं पकड़ते, लेकिन उसी किताब को जब दोबारा पढ़ते हैं तो थोड़ा और गहरा उतरने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब तीसरी बार पढ़ेंगे तो और गहरा उतरने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो वही है, गहराई बढ़ती चली जाएगी। तो तीसरी बार और गहराई बढ़ेगी, तो दूसरी बार है तो थोड़ी गहराई और ज्यादा पकड़ी है हमने पिछली बार के मुकाबले। लेकिन उनको देखोगे तो वहां पे डाउट क्रिएट होंगे, जगह खाली बनेगी, कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, वो फिर यहाँ आके दुरुस्त हो जाएगी आपकी। ठीक है, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं इसमें। ये हमने लास्ट पढ़ा था। ये एक चीज मैंने बताई थी आप लोगों को कि अगर ए एन और बी एन दो सीक्वेंस हैं और वो दोनों कन्वर्ज कर रहे हैं, वो दो सीक्वेंस अगर कन्वर्ज कर रहे हैं, ए एन कन्वर्ज कर रहा है, बी एन कन्वर्ज कर रहा है, तो उनका जोड़, उनका बाकी, उनका गुणा, उनका भाग भी कन्वर्ज करेगा। लेकिन दो सीक्वेंस का जोड़, बाकी, गुणा और भाग कन्वर्ज कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि सीक्वेंस भी कन्वर्ज कर रहे हैं। उल्टा सत्य नहीं है, एक साइड से सत्य है, दूसरे साइड से सत्य नहीं है। अगर ए एन प्लस बी एन, ए एन माइनस बी एन, ए एन गुणा बी एन और ए एन बट्टा बी एन कन्वर्ज करते हैं, तो इसका मतलब कभी भी ये नहीं है कि ए एन और बी एन भी कन्वर्ज कर रहे हैं, अभिसारी है। जोड़, जोड़ कन्वर्ज हो रहा है, दो सीक्वेंस है उनका जोड़ कन्वर्ज हो रहा है, उनका अंतर कन्वर्ज हो रहा है, उनकी गुणा कन्वर्ज हो रही है या उनका भाग कन्वर्ज हो रहा है। इसका मतलब ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि सीक्वेंस भी कन्वर्ज हो रहे हैं। मतलब ये एक साइड से ये बात सत्य है, एक साइड से ये बात सत्य है कि अगर ए एन और बी एन अभिसारी है,
अगर ये दोनों अभिसारी है, मतलब अगर दोनों के दोनों अभिसरप्त हो रहे हैं, मतलब दोनों की ही लिमिट है, तो यह बात सत्य होगी कि an प्लस bn, an माइनस bn, इन दोनों सीक्वेंस का अंतर, इन दोनों सीक्वेंस की गुणा और इन दोनों सीक्वेंस का भाग भी कन्वर्ज करेगा। ये भी अभिसारी होंगे, लेकिन इसका विलोम सत्य नहीं है। विलोम सत्य नहीं है, उल्टा अगर जोड़ और बाकी और गुणा और अंतर कन्वर्ज कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सीक्वेंस भी कन्वर्ज कर रही हूं, अपोजिट भी कन्वर्ज कर रहे हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है ना, तो ये बात याद रखिएगा। एक साइड से ये बात सत्य है, ए एन बी एन कन्वर्ज कर रहा है तो वो भी कन्वर्ज करेंगे, लेकिन वो कन्वर्ज कर रहे हैं इसका मतलब ये भी कन्वर्ज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हो सकता है दो सीक्वेंस जुड़कर कट गए हों और कट के वो कन्वर्ज करने लग गए हों, कट कर वो कन्वर्ज करने लग गए हों, है ना। जैसे एग्जाम्पल देखो, एक सीक्वेंस ले लेते हैं ए एन बराबर ले लिया 2 की पावर एन, ए एन बराबर ले लिया 2 की पावर एन, ये कन्वर्ज नहीं करेगा क्योंकि अनंत आएगा, अनंत आएगा। आपने एक सीक्वेंस ले लिया बी एन, जो आपने ले लिया -2 की पावर एन, ये माइनस अनंत आएगा। दोनों सीक्वेंस की लिमिट निकालो तो अनंत अनंत आएगी, लेकिन इनका जोड़ जो है वो कन्वर्ज करेगा। अगर मैं ए एन प्लस बी एन करूं, ए एन प्लस बी एन करूं तो ये दोनों जुड़ जाएंगे और जीरो आ जाएगा। अब ए एन प्लस बी एन एक अचर सीक्वेंस हो गया, एक अचर अनुक्रम हो गया, और अचर अनुक्रम हमेशा 0 0 0 0 0 देता रहेगा, जो नंबर है वही नंबर देता रहेगा, यानी ये कन्वर्ज करेगा। अब ये देखो, ये अभिसारी है, ये अभिसारी है, इसमें हमेशा 0 आएगा, लिमिट भी 0 आएगी, लेकिन ये दोनों अपसारी है, ये दोनों अनंत पे जाएंगे, एक प्लस अनंत पे जाएगा, दूसरा माइनस अनंत पे जाएगा। तो होगी ये बात कि भाई जरूरी नहीं है कि दो सीक्वेंस इनका जोड़ अगर कन्वर्ज कर रहा हो इसका मतलब वो दोनों भी कन्वर्ज कर रहे हो, ये सत्य नहीं। हाँ, दोनों कन्वर्ज कर रहे हैं तो जोड़ कन्वर्ज करेगा। दोनों अगर अभिसारी है तो उनका जोड़ भी अभिसारी होगा, मतलब अगर दोनों सीक्वेंस कहीं पहुंच रहे हैं तो उनका जोड़ भी कहीं ना कहीं पहुंचेगा। लेकिन जोड़ कहीं पहुंच रहा है इसका मतलब ये नहीं कि दोनों सीक्वेंस भी कहीं पहुंच रहे हैं, हो सकता है कि दोनों सीक्वेंस कहीं ना पहुंच रहे हो, है ना, वो कट कुटा के सेट हो गए हो, ये हो सकता है ना। समझ में आ गया। यहां से ये सत्य नहीं है, यहां जोड़ कन्वर्ट कर रहा है लेकिन उसके बावजूद भी अनुक्रम अपसारी है। ठीक है, ऐसा ही आप एक अंतर का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। अंतर का तो आराम से सेम ही ले लो, सेम ही ले लो। ए एन बराबर आपने ले लिया 2 की पावर एन, और बी एन भी यही ले लो, ए एन भी यही ले लो और बी एन भी यही ले लो, ले लिया। दोनों को घटाओगे 0 आएगा, दोनों को घटाओगे 0 आ जाएगा। अब ये देखो, ये तो कन्वर्ट कर रहा है 0 पे, क्योंकि इसमें तो 0 0 आएगा, लेकिन ये दोनों नहीं कर रहे, ये दोनों अपसारी है, दोनों ही अनंत पे जाएंगे। ये अभिसारी है, अंतर अभिसारी आ रहा है, लेकिन दोनों सीक्वेंस अपसारी है। ठीक है, ऐसे ही आप गुणा का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। दो सीक्वेंस, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, गुणा ले लो, ए एन बराबर एन स्क्वायर ले लो, बी एन बराबर 1/n स्क्वायर ले लो। एक ए एन ले लो, एक बी एन ले लो, दोनों की गुणा, गुणा करोगे एन स्क्वायर कट गया, 1 आ गया, तो ए एन बी एन का गुणा 1 है, यानी ये सीक्वेंस हमेशा 1 की तरफ जाएगा। तो ये हो गया आपका अभिसारी, ये अभिसारी है। लेकिन पीछे जाके देखें तो ए एन अपसारी है, हाँ बी एन अभिसारी है। ये तो मैंने एग्जाम्पल लिया इस वजह से हो गया, लेकिन बात तो गलत होगी ना, बात तो गलत होगी ना, बात तो गलत होगी ना कि हमने ये कहा था कि ऊपर वाला भी आपका, ऊपर वाला पार्ट जो है वो भी अभिसारी होंगे, तो वहां नहीं हुए, ए एन बी एन अभिसारी नहीं हुए, है ना। बात वो थी कि अगर जोड़ गुणा बाकी अभिसारी है तो ए एन बी एन भी अभिसारी होंगे, तो वो जरूरी नहीं है कि वो अभिसारी हो, इसका मतलब
विलोम सत्य नहीं है, कभी भी गलत है, एक बार भी गलत है तो गलत है, फिर वो कोई मतलब नहीं रखता। फिर गणित में ये मतलब नहीं रखता कि कितनी बार गलत था। वो तो ठीक है, आपने एक बार बता दिया इसलिए हो सकता है एक ही बार गलत हो, 2 बार भी हो सकता है, 3 बार भी हो सकता है, क्या पता चले, फिर गलत तो हो गया ना, फिर उस पर विश्वास कैसे किया जा सकता है? बात समझ रहे हो? उस पर विश्वास कैसे कर सकते हो आप लोग? जो एक बार गलत हो गया, क्या उस पर विश्वास किया जा सकता है? अब वो ये कहते हैं सिर्फ एक ही बार गलत हूँ, क्या गारंटी? एक बार तो हो गया ना, कन्फर्म है एक बार तो हो गया, अब आगे भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है। और एक बार गलत है तो गलत तो हो ही गया, फिर जगह कहाँ बची, फिर वो सही तो नहीं है ना, तो फिर विश्वास कैसे करें? बात खत्म, है ना? तो ये हो गया इस प्रकार से। ऐसे ही आप ए एन बी एन दोनों बराबर ले लो, फिर भाग दे के देख लो, यही वाला ले लो। अब इन दोनों का भाग दें तो ए एन बटा बी एन दोनों कट जाएंगे, बराबर 1 आ जाएगा, जो कि 1 पर कन्वर्ज करेगा, लेकिन ये दोनों अपसारी है। तो इसलिए कहा गया है कि जोड़ गुणा बाकी भाग अगर अभिसारी होते भी हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सीक्वेंस भी अभिसारी थे। हाँ, सीक्वेंस अभिसारी थे तो जोड़ बाकी गुणा भाग अभिसारी होंगे। तो एक साइड से सत्य है, एक साइड से असत्य है। बस इन थ्योरमों के साथ ये सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होता है कि कई पर में एक साइड से, कई के अधिकतर में ऐसी कहानी मिलेगी आपको कि वो एक ही साइड से सत्य है, दूसरी साइड से गलत है। एक साइड से सत्य है, दूसरी साइड से गलत है। अब वो दिक्कत वो रह जाती है कि हम फिर भूल जाते हैं कौन से साइड से सत्य था और कौन से साइड से असत्य था, और दोनों साइड से लगा बैठते हैं। ये गलत फहमी जो है ना, ये फिर आगे परेशान करती है। इसमें थोड़ा सा ये कह रहा है ए एन जो है वो अभिसारी है, एक सीक्वेंस मान लो अभिसारी है। अब तो हम ये तो मान चुके कि दोनों अभिसारी होंगे, तो जोड़ अभिसारी होगा, गुणा अभिसारी होगा, बाकी अभिसारी होगा। अगर दोनों में से एक अभिसारी हो और एक अपसारी हो, या दोनों अपसारी हो, तो फिर क्या क्या हो सकता है, उसकी कुछ थ्योरम जो है वो बनाई हुई है, कुछ थ्योरम बनाई हुई है कि क्या होगा। मतलब दोनों अभिसारी होंगे तब तो जोड़ बाकी गुणा भाग अभिसारी होंगे, लेकिन दोनों में से अगर एक अभिसारी हो और एक अपसारी हो तो क्या होगा, उसकी कुछ संभावनाएं इन लोगों ने बनाई हुई है। ये यहाँ पे माइनस अनंत लिखा हुआ है, एक मिनट इसको मैं क्रॉस चेक कर लूं। हाँ, तो ये गलत है। ठीक, अब सही है। ये कह रहा है मान लो एक सीक्वेंस जो है, एक सीक्वेंस ए एन जो है वो तो कन्वर्ज कर रहा है, वो तो अभिसारी है, दूसरा अभिसारी अपसारी है, तो जो उनका जोड़ होगा वो भी अपसारी होगा। मतलब दोनों में से अगर एक भी अपसारी है, एक भी अपसारी है तो जोड़ अपसारी होगा। यानी दो सीक्वेंस है आपके पास, एक सीक्वेंस अभिसारी है, एक सीक्वेंस अभिसारी है, दूसरा अपसारी है, तो उनका जोड़ भी अपसारी होगा।
एक अभिसारी है, जितना कहा जाए उतना ही, प्लीज उतना ही समझिएगा, अभी ज्यादा मत समझिएगा, क्योंकि मैंने पहले भी कल भी एग्जांपल दिया था कि हम पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं जहां आप कुछ और जोड़ सकते हैं, कुछ यहाँ और भी आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, उसकी जगह नहीं है। जैसे कहा भाई 2 युद्ध हुआ, तो आपने अपने हिसाब से जोड़ लिया कि 2 युद्ध हुआ तो खून बहा होगा, तलवारें निकली होंगी, तोपें चली होंगी, ये चीजें हम जोड़ पाते हैं, क्योंकि युद्ध हुआ होगा इसका मतलब लड़े होंगे, है ना, घोड़े आए होंगे, ऊंट आए होंगे, हाथी आए होंगे, कवच लेके आए होंगे, गोले बरसाए होंगे, डैश 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 आप ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा कम ज्यादा भी कर सकते हैं, तो ये चल जाता है। हिस्ट्री में ये सब कुछ चल जाता है, या पॉलिटिकल साइंस में चल जाता है, या हिंदी साहित्य में चल जाता है, मैथ्स में नहीं चलता, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत प्रिसाइज है, बहुत प्रिसाइज है, कोमा टू कोमा है, एक कोमा भी कम ज्यादा हो जाता है तो अर्थ का अनर्थ यहाँ पे बन जाता है, तो इसलिए जितना रखा जाए उतने तक ही सीमित रखिएगा, वरना गलत जगह पहुंच जाओगे, वरना गलत जगह पहुंच जाओगे, मैंने वैसे कहा कि कुछ गलत हो गया और वो अंदर चला गया तो बाहर निकालना मुश्किल हो जाएगा, कुछ भी गलत अंदर चला गया तो निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो दोनों अभिसारी है, दोनों अभिसारी है तो अभिसारी बनता ही है, ये तो हम पढ़ ही चुके, अभिसारी प्लस अभिसारी इक्वल्स टू अभिसारी। अगर दोनों अभिसारी है, अगर एक अभिसारी है दूसरा अभिसारी है, अगर दोनों सीक्वेंस अभिसारी है तो उनका जोड़ भी अभिसारी होता है, ठीक है। अगर पहला सीक्वेंस अपसारी है, दूसरा अभिसारी है, चाहे कोई सा भी, एक अपसारी हो गया और दूसरा अभिसारी हो गया, तो आपका बनने वाला सीक्वेंस उनके जोड़ से जो बनेगा वो अपसारी ही बनेगा। लेकिन अब मामला फंस जाता है इस पे, अगर पहला भी अपसारी हो दूसरा भी अपसारी हो, अपसारी प्लस अपसारी, मुंह बंद। कुछ भी हो सकता है, मुंह बंद कर लो, कुछ भी हो सकता है, भगवान जाने, मालिक जाने, मालिक जाने, कुछ भी हो सकता है। अपसारी प्लस अपसारी अभिसारी भी बनाते हैं, एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि अपसारी अपसारी अभिसारी बना लिया, मिल जाएंगे ऐसे भी कि अभिसारी बना लिया, ये कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए एग्जैक्टली कहना नामुमकिन है ना, नामुमकिन है। एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल ले लो, ये रहा एन, 2 की पावर n अभिसारी है, 2 की पावर n अभी 2 की पावर n अपसारी है, ये अपसारी, डन। bn बराबर -2 की पावर n अपसारी, ये भी अपसारी, दोनों को जोड़ा, कट गया, 0 आ गया, अभिसारी। तो इस केस के हिसाब से, इस एग्जाम्पल के हिसाब से अपसारी प्लस अपसारी इक्वल्स टू अभिसारी, इक्वल्स टू अभिसारी। फिर एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, an बराबर 2 की पावर n अपसारी, bn बराबर 3 की पावर n अपसारी, ये भी अनंत पर जाएगा और ये भी अनंत पे जाएगा, दोनों का जोड़ 2 की पावर n प्लस 3 की पावर n, ये तो और जल्दी अनंत पे जाएगा, अपसारी। तो अपसारी प्लस अपसारी इक्वल्स टू अपसारी, तो एग्जैक्टली कौन सा होगा, इसलिए क्योंकि ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है। हम थ्योरम तभी बोल पाते हैं जब ऐसी चीज आए जो हमेशा सत्य हो, या हमेशा असत्य हो, कोई दिक्कत नहीं, हमेशा असत्य से भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस जो भी हो वो हमेशा हो। हमें दिक्कत है कभी कभी वाले से, मतलब कभी ये हो जाएगा, कभी ये हो जाएगा, मंगलवार को ये, बुधवार को ये, या इस साल में ये और अगले साल में वो, और उससे अगले साल में ये, तो ये जो चीजें हैं ये नहीं चलेगी मैथ्स में, ये चीज भाई मैथ्स
और भाषा को क्या अलग करता है? मोटा मोटी यही अलग करता है कि मैथ्स ने इन चीजों को जगह नहीं दी जो कभी कभी होती है, कभी कभी होने वाली चीजों को गणित ने जगह नहीं दी, और भाषा ने बाकायदा इन चीजों को स्वीकार किया। आ जाओ, शायद वर्ड भी बना दिया कि ये शायद शब्द यूज कर लो, कभी कभी शब्द यूज कर दिया, है ना। तो इन चीजों की जगह भाषा ने दी, और उस वजह से भाषा जो है वो ज्यादा क्रेडिबल और रिलायबल नहीं होती। इसलिए कई बार आदमी 99% बोलने के बाद भी हमें विश्वास नहीं होता कि वो करेगा या नहीं करेगा। तो बड़ी प्रॉब्लम होगी, भाषा में ये चीजें आ गई। भाषा में ये जो अशुद्धता है, ये भाषा में घुसी हुई है, हर भाषा में। ये कोई एक भाषा या दो भाषा की बात नहीं, हर भाषा में ये अशुद्धता आ गई है। इसलिए हम भाषा पे ज्यादा विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि भाषा में इसकी जगह बनी हुई है। लेकिन गणित ने तो डे वन से ये मना किया हुआ है कि या तो कोई चीज हमेशा सत्य हो, उसे रखेंगे, या हमेशा गलत हो। चलो हमेशा गलत है तो पक्का तो है कि ये गलत ही है, 2 और 3 बराबर नहीं होते, एक्सेप्टेड। इसीलिए हमने याद होगा गणितीय कथन कहते हैं। गणितीय कथन वो होता है जो सदैव सत्य या सदैव असत्य, कभी सत्य कभी असत्य, क्योंकि वो कभी भी धोखा दे सकता है, कभी भी धोखा दे सकता है। सत्य है सत्य है सत्य है सत्य है, हमेशा तो है नहीं। तो असत्य 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 असत्य, और एक दिन आपको जरूरत पड़ी, उसी दिन वो असत्य हो गया। एक दिन आपको उसकी जरूरत पड़ी, उसी दिन वो असत्य हो गया। अरे बाप, मरवा दिया, मरवा दिया। सत्य था, तब तक सत्य था जिस दिन जरूरत नहीं थी, जिस दिन जरूरत पड़ी उस दिन असत्य हो गया। तो क्या फायदा मिलेगा आपको? तो उस पर आप दाव नहीं खेल सकते ना, उस पर आप दाव नहीं खेल सकते। आप दाव उस पर खेल सकते हैं जो सदैव सत्य है या सदैव असत्य। आपको पता है ये कभी नहीं होगा, आपको पता है ये हमेशा होगा, उन्हीं पे दाव खेला जा सकता है। उन पे दाव खेलना तो खतरनाक हो जाएगा कि वो कभी सत्य और कभी असत्य, है ना। तो इतनी ही जानकारी हमें है कि भाई ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा हुआ तो हम कुछ नहीं कह सकते। वो फिर अधिक जानकारी के लिए आपको सीक्वेंस बताओ, फिर हम बताएंगे कि क्या आएगा। ठीक है, तो ये कहानियां कही गई है, ये वही बातें हैं जो सरल भाषा में मैंने बताया। आगे, हाँ बिल्कुल, सही होने के लिए आपको हर बार सही होना पड़ता है, और गलत होने के लिए एक बार गलत हो जाओ फिर गलत ही गलत है, फिर आप 100% सही तो कभी रह ही नहीं पाते। द सीक्वेंस ए एन ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म, ए एन के अंदर जो भी पद है, A1 A2 A3 सब नॉन नेगेटिव आएंगे। नॉन नेगेटिव का मतलब अऋणात्मक, माइनस के अलावा। बातों बातों में चीजों को मतलब समझो, मायने जो है ना वो मायने समझो कि मायने कितने इंपॉर्टेंट है। क्यों ये चीज को डालना गलत हो जाता, आप डाल सकते थे, आप इन चीजों को डाल सकते थे, लेकिन फिर उसको बांधना पड़ता, कितना सत्य कितना असत्य, कब कब सत्य कब कब असत्य, फिर गणित उलझ के रह जाती, जैसे भाषा उलझ के रहेगी। भाषा इसी वजह से तो उलझ के रहेगी। अब भाषा को कभी विश्वास नहीं होता किसी के ऊपर कि कोई आदमी सत्य बोल रहा है या सत्य बोल रहा है। समझ रहे हैं आप क्यों? क्योंकि हमने एक बीच वाली जगह भी बनाई हुई है, हमने एक थर्ड कैटेगरी और बनाई हुई है। एक है सत्य, एक है असत्य, एक है शायद या कभी कभी। अब ये जो कभी कभी है ये हमने भाषाओं में ऐड कर लिया, और ये भाषाओं में ऐड करने की वजह से आदमी को एक पैसेज मिल जाता है बचने का, कि भैया काम करेगा या नहीं करेगा। तो वो ना हाँ बोल रहा है ना बोल रहा है, वो बीच के वर्डों का यूज करता है। इससे हमारी भाषा जो है वो कमजोर पड़ गई है। इसलिए कोई भी भाषा जो है, किसी भी भाषा को ले लो, हर भाषा इसी वजह से कमजोर पड़ गई है। और मैथ्स ने इसको कभी भी जगह नहीं दी। मैथ्स ने हमेशा अपने गणित कथन को भी यही कहा कि गणित का कथन वो कथन है, गणित का कथन वो कथन है जो सदैव सत्य होता है या सदैव असत्य होता है। कभी कभी वाली कहानी यहाँ पे नहीं होगी, गणित में उसकी जगह ही नहीं होगी जो कभी कभी है। चलो, इसमें आते हैं कि हमारा जो सीक्वेंस है वो नॉन नेगेटिव सीक्वेंस है। इसका मतलब इस सीक्वेंस का हर पद 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। हर पद, कोई पद माइनस का नहीं होगा। कहने का मतलब ये कि इसका कोई भी पद माइनस का नहीं होगा। हर पद या तो 0 होगा या प्लस होगा, माइनस का नहीं होगा। कोई भी पद नेगेटिव नहीं होगा। कहा गया नॉन नेगेटिव, मतलब नेगेटिव नहीं होगा। नेगेटिव नहीं होगा तो ये तो 0 हो सकता है या प्लस का हो सकता है, 0 हो सकता है या फिर प्लस का हो सकता है। अब अगर कोई सीक्वेंस नॉन नेगेटिव है तो फिर उसकी लिमिट भी नॉन नेगेटिव होंगी, उसकी जो लिमिट है वो भी नॉन नेगेटिव ही होंगी।
जैसा सीक्वेंस वैसी लिमिट, जैसा सीक्वेंस वैसी लिमिट। अगर सीक्वेंस नॉन नेगेटिव पदों से बना हुआ है, अऋणात्मक पदों से बना हुआ है, तो उसकी लिमिट भी अऋणात्मक से ही बनेगी। अगर कोई अनुक्रम का A1 A2 A3 A4 A5 A6 डैश 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 डैश, अगर सारे पद नॉन नेगेटिव है, अऋणात्मक है, तो जो लिमिट आएगी, अगर लिमिट आती है, अगर वो कन्वर्ज करता है, अगर वो अभिसारी है, तो लिमिट होगी। तो जो लिमिट भी होगी वो भी उन्हीं के हिसाब की होगी। वो नॉन नेगेटिव है तो उसकी लिमिट भी नॉन नेगेटिव होगी। ये बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत बहुत अच्छा। अभी एक दो रिजल्ट और भी आएंगे, इसके समकक्ष आएंगे, वो भी बहुत सुंदर रिजल्ट होंगे कि भैया जैसा सीक्वेंस वैसी लिमिट, लिमिट उन्हीं के साथ रहती है तो वो भी वैसी हो जाएगी। जैसे ये देखो, ये बहुत अच्छी थ्योरम है, बहुत बहुत सुंदर। ये कहता है कि अगर यदि आपका सीक्वेंस का हर पद ए से बड़ा है, ए कोई नंबर है, कोई भी नंबर मान लो, ए कोई नंबर है, के कोई नंबर है, कोई भी एक नंबर ले लो, आपका सीक्वेंस एक नंबर से बड़ा है, कोई भी एक नंबर है जिससे आपका सीक्वेंस हमेशा बड़ा है, तो आपकी लिमिट भी उस नंबर से बड़ी आएगी। अगर आपका सीक्वेंस किसी नंबर से बड़ा है तो आपकी लिमिट भी उस नंबर से बड़ी आएगी। नंबर दो, अगर आपका सीक्वेंस किसी नंबर से छोटा है, आपका सीक्वेंस का हर पद A1 A2 A3 किसी पद से छोटे हैं, तो आपकी लिमिट भी उससे छोटी आएगी। जैसा अनुक्रम वैसी सीमा, जैसा अनुक्रम वैसी सीमा। ये देखो, ये यहाँ पे आपका अनुक्रम k से छोटा है या बराबर है, आपका अनुक्रम k से छोटा है या k के बराबर है, आपका अनुक्रम k से छोटा या k के बराबर है। यानी अनुक्रम जो भी आए, चाहे A1 आए, चाहे A2 आए, चाहे A3 आए, सब k से छोटे हैं या बराबर है, k से ऊपर कोई नहीं है। तो आपकी जो लिमिट है, अगर आपका अनुक्रम an टेंड्स टू a जा रहा है, a पे जा रहा है, तो आपका a भी k से छोटा या बराबर होगा। अनुक्रम के नियमों को आपका लिमिट भी पूरा करता है, इस नियम को, कि अगर सारा अनुक्रम k से छोटा है या बराबर है, तो आपकी लिमिट भी k से छोटी या बराबर होगी। ऐसे ही दूसरी थ्योरम भी कहती है, सेकंड थ्योरम भी यही कहती है कि अगर आपका अनुक्रम मान लो a से बड़ा है, आपका अनुक्रम a से बड़ा, a कोई नंबर है, उससे बड़ा अनुक्रम आ रहा है, तो आपकी जो लिमिट है, यहाँ लिमिट l दी है, तो l भी a से बड़ी या बराबर होगी। अगर आपका अनुक्रम किसी नंबर से बड़ा है तो आपकी लिमिट भी उससे बड़ी होगी। आपका अनुक्रम अगर किसी नंबर से छोटा है तो आपकी लिमिट भी उस नंबर से छोटी होगी। तो अनुक्रम अगर किसी से छोटा है तो लिमिट भी छोटी होगी, अगर अनुक्रम किसी से बड़ा है तो लिमिट भी उससे बड़ी होगी। मतलब कुल मिला के ऐसा गुण फॉलो होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, एक ऊपर वाले पे आ जाते हैं। मान लो ये भी अच्छा रिजल्ट है, अगर आपका अनुक्रम, कोई दो अनुक्रम है, एक अनुक्रम हमेशा आपके पहले वाले अनुक्रम से बड़ा आता है, हमेशा बड़ा आता है या बराबर आता है। आपका दूसरा अनुक्रम, दो अनुक्रम है आपके पास, उसमें से एक अनुक्रम हमेशा पहले वाले अनुक्रम से बड़ा आता है। जैसे B1 A1 से बड़ा आ गया, B1 A1 से बड़ा या बराबर है, A2 से बड़ा B2 है, A3 से बड़ा B3 है, एंड डैश 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 ये चलता जा रहा है। तो इनकी लिमिट में भी आपको यही देखने को मिलेगा, B बड़ा या बराबर आएगा A से। यानी ये कुछ चीजें समझाने की कोशिश कर रहा है, ये कुछ चीजें समझाने की कोशिश कर रहा है कि आपको लिमिट में भी कुछ वैसे ही गुण दिखाई देंगे जैसे गुण आपके अनुक्रम में है। कुछ गुण ऐसे हैं जो अनुक्रम में और सीमा में फॉलो होते हैं, सीमा भी उसी को फॉलो करती है जो अनुक्रम में होता है। जैसे एक गुण ये कि अनुक्रम बड़ा है तो सीमा भी बड़ी है, बड़े अनुक्रम की सीमा भी बड़ी होती है, छोटे अनुक्रम की सीमा भी छोटी होती है। अगर अनुक्रम किसी नंबर से बड़ा है तो सीमा भी उससे बड़ी होगी, अनुक्रम अगर किसी नंबर से छोटा है तो सीमा भी उस नंबर से छोटी होगी। तो ये सीमा के बिहेव को समझा रहा है कि कैसे वो जो सीमा आती है, वो जो लिमिट आती है, उसमें क्या फर्क होता है, क्या संबंध होता है, क्या वो अनुक्रम, हाँ ऐसा मत मानिएगा कि बिल्कुल एग्जैक्टली वही जो अनुक्रम कर रहा है वही सीमा कर रही है, हाँ गलत फहमी मत पालिएगा। जितना बताया गया, मैंने पहले ही कहा था, ये गड़बड़ हो जाती है कि हम बस यहाँ पे भावनाओं में बह जाते हैं। अचानक एक पॉइंट आता है, वहां भावनाओं में बह गए। अब हमने ये मान लिया कि बस सीक्वेंस ही सीमा है, सीमा ही सीक्वेंस है। अब सीक्वेंस जो करेगा, अगर सीक्वेंस कुएं में गिरेगा तो सीमा भी कुएं में गिरेगी ना, गलत। जितना बताया गया उतना ही समझो, जितना बताया गया उतना ही समझो, ज्यादा मत जाओ, है ना, ज्यादा जीने मरने तक की मत जाओ। यहाँ जीने मरने वाला कंसेप्ट नहीं है, धोखा भी देगा अभी
कई जगह धोखे भी मिलेंगे। तो जितना बताया जा रहा है उतना ही समझो। हाँ, इस मामले में फॉलो अप हो रहा है, इस मामले में जो अभी भी बताएं, इस मामले में फॉलो अप हो रहा है। आप सारे मामलों को खींच लोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना? है ना? जैसे युवाओं में क्या गलती होती है, युवा में ये सबसे बड़ी गलती होती है। जो युवा नॉर्मली 16 17 18 साल के जो युवा होते हैं, उनको ये लगता है उन लोगों को कि हमारे जो दोस्त है, हमारा जो सर्किल है, वो सबसे सही है, ये हमारे साथ घूमते हैं, हमारे साथ जब मैं फ़ोन करता हूँ ये आ जाते हैं, जहाँ चलना होता है वहाँ चले जाते हैं। लगता है नॉर्मली 16 17 साल की जब एज होती है या 18 साल के आसपास जब होते हैं, तो कॉलेज के आपको स्टूडेंट दोस्त मिलते हैं, आस पड़ोस के दोस्त मिलते हैं, थोड़ा गंभीरता भी होती है, कुछ ऐसी बातें आप शेयर करते हैं जो अपने माँ बाप से नहीं कर सकते, क्योंकि एक सीमा आती है जहाँ पे, और पुराने माँ बाप ऐसे ही थे, ज़्यादा बातें खुल के कर भी नहीं सकते थे। तो कुछ एक ऐसी एज आती है जब आप 14-15 साल के होते हैं, तो ऐसी बातें निकल के आती है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप एंड डैश डैश डैश, कुछ बड़ी बातें निकल निकल के आती है जिसको आप करते हैं। अब ये बातें आप लोग अपने माँ बाप से नहीं कर पाते, क्योंकि माँ बाप इतने ओपन नहीं होते। अब तो शायद थोड़ा बहुत खुला है, अब तो थोड़ा स्पेस क्रिएट हुआ है कि जहाँ आप माँ-बाप बैठ के बच्चे से ऐसी बातें कर पाते हैं, इतना ओपन हो पाते हैं। लेकिन पहले के टाइम में अगर हम जाएँ, तो ऐसा नहीं था। पहले तो पापा आते ही बच्चा कमरे में घुस जाता था कि पापा आ गए हैं। मम्मी पहले से इतना बड़ा डर रखती थी कि पापा मतलब शैतान, कि एक शैतान आएगा, वो आने से पहले-पहले सो जाओ। तो पापा आने से पहले-पहले बच्चा कमरा बंद करके सो जाता था। अधिकतर ऐसा पाया जाता था, पापा का एक डर दिखाया जाता था। पापा मतलब शैतान आएगा और वो कुछ भी कर डालेगा। तो बच्चा डरा हुआ रहता था। ठीक है, वो जैसे-जैसे बड़ा होता था उसे लगता था नहीं-नहीं पापा ऐसा तो नहीं है, जैसा मम्मा ने समझाया था कि वो शैतान है, वो शैतान तो नहीं है, वो ठीक है। धीरे-धीरे वो फिर जुड़ने लग जाता है। लेकिन शुरुआत में उसको ऐसे ही समझाया जाता था। लेकिन अब के पिता बदल गए हैं, अब के हो गए हैं। तो वो जो 16-17 साल का बच्चा होता है उसको घर में, ये रिसर्च है, ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक अच्छी खासी रिसर्च है। लड़कियों में ये बहुत ओपन है, लड़कियों में बहुत सुंदर काम है। लड़कियाँ माँ के साथ सब कुछ शेयर करती है और बड़े ईज़िली शेयर कर पाती है। ये लड़कियों के मामले में बहुत बेटर है। लड़कियाँ अपनी माँ से शेयर करती हैं। आप गौर करेंगे, लड़कियाँ जब बड़ी होती है, वो बचपन से ही अपनी माँ के साथ शेयरिंग करती है और ओपन भी होती है। धीरे-धीरे वो ओपन होती है, ठीक है? वो मेंस्ट्रुअल पीरियड में भी आती है, वहाँ पे भी वो माँ के साथ बात करती है। तो धीरे-धीरे वो लड़कियाँ एकदम सेट हो जाती है, अपनी माँ के साथ ओपन हो जाती है। काफ़ी हद तक एक ओपननेस आपको माँ और बेटी में नज़र आएगी। बेटी अपनी माँ को बता पा रही है सारी बातें, लेकिन एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए उसमें ऐसा नहीं है। लड़का माँ से बात कर नहीं सकता। ये जो बातें वो सोच रहा है, वो माँ से नहीं कर सकता। बहन से नहीं कर सकता, बाप से तो करने का सवाल ही नहीं उठता। तो लड़का थोड़ा दूर हो जाता है फैमिली से, क्योंकि फैमिली अब उसके साथ कंपैटिबल नहीं है, वो बातें करने लायक नहीं है जिससे वो बातें करना चाहता है। लड़का जाता है फिर बाहर, लड़का जाता है बाहर, वो ढूँढता है दोस्तों को, ऐसे दोस्तों को जिससे वो ये बातें कर सके। फिर वो एक सर्कल बनाता है, फिर उस सर्कल पे फ़ेथ करने लग जाता है, विश्वास करने लग जाता है। अब तकदीर अच्छे हुए तो बच जाएगा, तकदीर अच्छे हुए तो बच जाएगा। यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है, तकदीर अच्छे हुए तो बच जाएगा और तकदीर खराब हुए तो कहाँ जाएगा अब मालिक ही है, भगवान ही जाने क्या होगा। अब वो जिन पे फेथ कर गलती नहीं है उसकी, मैंने पहले समझा दिया कि यहाँ सब कुछ बायोलॉजी है, सब कुछ बायोलॉजी है, घर में वो सपोर्ट नहीं मिला, बाहर जाना ही जाना है। उसमें एक बहाव है जिसकी वो बात करना चाहता है, तो वो अपने दोस्तों में जाता है, दोस्त ओपन होते हैं, वहाँ वो खुल के बातें करता है, हर तरह की चीज़ें करता है, धीरे-धीरे वो ओपन होता है। अब वहाँ सही-गलत अभी डिसाइड नहीं हो रहा है, अभी वो करे जा रहा है, उसे विश्वास हो जाता है कि मेरे दोस्त सही है, मेरे दोस्त अच्छे हैं, मेरे दोस्त पक्के हैं, वो उन पे विश्वास करना शुरू कर देता है क्योंकि वो उससे शेयर कर रहे हैं। इमोशनल कनेक्शन बन गया है, उसे लगता है कि ये दोस्त जीने मरने तक साथ देंगे। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ एक बड़ा मामला फँसता है। यहाँ पे विश्वास पैदा हो जाता है। अब वो जो ग्रुप है, वो ग्रुप एक 17 से 18 साल की एज का है, ये बात याद रखिएगा। वो इतना समझदार नहीं है कि वो दुनिया जानता हो। दावा वो कर सकता है कि वो दुनिया को जानता है, सब कुछ पहचानता है, लेकिन वो अभी उसके पास वो अनुभव नहीं आया दुनिया का, उसने दुनिया को अभी नहीं देखा है, अभी घर देखा है और आस-पड़ोस देखा है, इससे ज़्यादा नहीं देखा है। अब यहाँ जाके एक मामला बिगड़ता है, जहाँ वो अपनी सीमाएँ क्रॉस कर जाता है। कुछ गड़बड़ कर बैठता है या कोई ग्रुप गड़बड़ कर रहा है। वो जो ग्रुप है 5 या 7 का, वो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर बैठता है और वो गड़बड़ करते ही पूरा का पूरा ग्रुप लपेटे में आ जाता है। पूरा ग्रुप लपेटे में आ जाता है और फिर मामला चलता है बड़ा। आप अधिकतर आज चाहे कितनी भी जेलें भरी पड़ी है, उसमें जाके देखिए, एक बड़ी तादाद में आपको जेल में जो लोग मिलेंगे, उसका 80% युवा वर्ग होगा और गलती का कारण क्या? यही। गलती का कारण क्या? यही। वो ग्रुप में गया, दोस्तों में बैठा, उसे अपने घरवालों से ज़्यादा फ़ेथ अपने दोस्तों पे हो गया। दोस्तों की भी गलती नहीं थी, उन्हें भी नहीं समझ में था,
कोई प्रॉपर गाइडेंस था नहीं, कुछ ऐसा कर बैठे जो कि गलत था। उन्हें पता नहीं था कि गलत था, लेकिन कर बैठे। और कानून में गलत गलत होता है, पता हो चाहे ना हो, और वहां से मामला बिगड़ जाता है। वहां से फिर कथाएं बनती है, कांड बनते हैं, और वो कांड फिर बाद में घर वालों को पता चलता है, अच्छा ये हो गया, और ये कर बैठा मेरा बेटा। अब गलती किसकी? बच्चे की नहीं है, यहाँ गलती है माँ बाप की। आप बच्चे की गलती में बच्चे गलत कर, बच्चा गलत कर नहीं बैठा, बच्चे को घर पे वो स्पेस नहीं मिला। आप लड़कियों के मामले में देखिए, इतनी गलतियां नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि लड़कियों को माँ का सहारा मिल जाता है, लड़कियों को माँ संभाल लेती है। लड़कों को कौन संभालता है? कोई संभालता है नहीं। लड़कों को तब संभालते हैं जब कांड हो जाते हैं। कांड होने के बाद में लड़कों को बुलाते हैं पापा, फिर भी थप्पड़ ही मारेंगे, फिर भी थप्पड़ ही मारेंगे। जो पहले मारते थे वही अब मारेंगे। ये नहीं समझेंगे कि बायोलॉजी, एक बायोलॉजी भी तो होती है, वो चेंज हो रही थी। अब यहाँ फर्क पड़ जाता है कि आपके माता पिता कितने पढ़े लिखे, इससे नहीं कितने समझदार है। अगर समझदार हुए तो बच्चे को टाइम पे संभाल लेंगे, और नहीं समझदार हुए तो बच्चा गया। और ये मैंने पहले बताया कि लक है। हो सकता है आपका ग्रुप थोड़ा बहुत समझदार हो, ऐसी कोई गलती ना करे, लेकिन ये संभावना भी है आपका ग्रुप कुछ गलत कर बैठेगा, और गलत करेगा तो वो सारे के खाते में पहुंच जाएगा। क्योंकि वो ग्रुप में कोई भी गलती करेगा वो सब लपेटे में आएंगे, एक करेगा सब भरेंगे। और भाग्यवश कुछ गलती नहीं हुई तो बल्ले बल्ले है। आप जब 30-35 साल के हो गए, पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको लगेगा हे भगवान बचा लिया, अगर उस समय कुछ गड़बड़ हो जाती तो आज मरा देते। आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको ये महसूस होगा, तो बच गए क्योंकि ईश्वरीय कृपा थी, कोई भला हुआ था, बच गया। वरना जगह पूरी थी, स्पेस पूरा क्रिएट था गलत होने का, गलत दिशा में जाने का, भ्रमित होने का। ये सब कुछ अच्छी जगह थी। सब रोल प्ले करते हैं, गाने, हाँ बिल्कुल, गाने भी आते हैं उसमें, पंजाबी गाने आते हैं। वो आपको कहते हैं सिस्टम फाड़ देंगे, सिस्टम फाड़ देंगे, वोडका पिएंगे, जोश में रहेंगे, है ना, कोई रोक के दिखाए जिसके बाप में दम, कोई करके दिखाए, इस टाइप की फीलिंग उस समय होती है आपकी। उसमें भूल जाते हैं आप। आपको ये लगता है कि दुनिया को चलाने वाला सर्वसर्वा मैं हूँ, और ये जो मेरे 5 दोस्त है इसके साथ मिलकर मैं दुनिया को चला रहा हूँ। मैं और मेरे 5 दोस्त दुनिया को चला रहे हैं, और किसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये फीलिंग उस समय हावी हो जाती है, और जब तक ये नशा उतरता है तब तक कई बार बहुत लेट हो जाती है। अधिकतर केस ऐसे ही देखने को मिलते हैं। तो ये कहानियां जो है ना, ये बड़ी खतरनाक होती है। तो इसीलिए मैं पहले कहता हूँ थोड़ा सा इमोशंस कंट्रोल करिए। अब आप तो एटलीस्ट इस एज को पार कर गए होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों को इतना डर है। हाँ, तो ये अच्छी बात है कि आप लोग शायद इस एज को पार कर गए होंगे, और आज शुक्रिया अदा करिएगा कि भाई इस जिस एज से आप निकले हैं, 16, 17, 18, 19, ये जो एज आपकी निकली है, भाग्यशाली थे आप जो सुरक्षित निकल गए। इस एज में से आप सुरक्षित निकल गए, तो अपने आप से एक हाँ, भगवान से शुक्रिया अदा करिएगा, इस एज से आप निकल गए। क्योंकि इस एज में काम तो सब कुछ गड़बड़ी थे। क्योंकि अगर दिशा नहीं थी, अगर कोई आपके ऊपर बैठा था, कोई गाइडेंस देने वाला बैठा था, या कोई मार्गदर्शक बैठा था, या कोई सारथी बैठा था, तब तो ठीक था। तब तो ये एज कमाल करती है, इसी में ही इतिहास रचा जाता है। इस एज में वो होता है जो पहले कभी नहीं हुआ था, है ना। इसी एज में होता है, इसी एज में नेपोलियन आता है, इसी एज में अलेक्जेंडर आता है, इसी एज में चंद्रगुप्त आता है, इसी एज में अशोक आता है, इसी एज में वो आते हैं जो विक्रमादित्य आते हैं, इस एज में ही आते हैं। और इसी एज में वो भी आते हैं जिससे जेलें भरती है। दोनों में क्या अंतर है? दोनों में फर्क है गाइडेंस कौन सा। उसी एज में अलेक्जेंडर आया था, लेकिन गाइडेंस के अंतर्गत, अरस्तु के अंतर्गत था। चंद्रगुप्त आया था, चाणक्य के अंतर्गत आया था। तो पकड़ लिया था, उस कृपा ने पकड़ लिया था, वो जो गुरु कृपा थी उसने संभाल लिया। वरना तो वो इस इधर से इधर दोनों साइड थी, इधर खाई थी, जा सकते थे लेकिन बच गए। इमोशन हावी होते हैं, बिल्कुल। बायोलॉजी एक अच्छी बुक है, मैंने आप लोगों को पहले बताया था, इट्स बायोलॉजी बहुत अच्छी बुक है, बहुत बहुत अच्छी बुक। उसने कहा कि गलती नहीं होती, बच्चों की गलती नहीं 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 होती। बायोलॉजी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब बायोलॉजी इतनी ज्यादा हैवी है आपके ऊपर कि वो उसको कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई आपको बाहर से समझ, या तो आप बहुत समझदार हैं, या तो भगवान ने आपको एक अच्छा लेवल दिया है, तो बात अलग है। वरना इस टाइम पे बायोलॉजी आपकी हावी हो जाती है। और इस बायोलॉजी को कंट्रोल करने के लिए कोई मार्गदर्शक, कोई दिशा बताने वाला कोई आदमी चाहिए, जो उस समय आपको इस बहाव को, इस आवेग को रोक सके। वरना तो खतरनाक है। तो ए एन आ जाओ। द ए एन बी ए सीक्वेंस सच दैट, मान लो ए एन कोई सीक्वेंस है जिसका कोई भी पद जीरो नहीं है,
कोई भी पद 0 नहीं है। an कोई सीक्वेंस है और उसका कोई पद 0 नहीं है, कोई भी पद। an कोई भी 0 नहीं है, a1 भी 0 नहीं है, a2 भी 0 नहीं है, a3 भी 0 नहीं है, a4 भी 0 नहीं है, a5 भी 0 नहीं है, कोई भी 0 नहीं है। फिर हमने क्या किया, an+1 में an का भाग दिया, मतलब हर आगे वाले पद में पीछे वाले पद का भाग दिया, a2 बटा a1, a3 बटा a2, a4 बटा a3 और डैश 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 हमने ये किया और फिर लिमिट निकाली। उन्होंने एक सीक्वेंस और बना दिया, यू समझो एक सीक्वेंस और बना दिया, अगला पद बटा पिछला पद, अगला पद बटा पिछला पद, अगला पद बटा पिछला पद। तो हमने एक सीक्वेंस, ये तो सीक्वेंस था ही हमारे पास, a1, a2, a3, a4 एंड डैश डैश, ये सीक्वेंस तो हमारे पास था, ऑलरेडी था, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने एक सीक्वेंस और बना लिया, a2 में a1 का भाग देके पहला पद बना लिया, a3 में a2 का भाग देके दूसरा पद बना लिया, a4 में a3 का भाग देके तीसरा पद बना लिया, a5 में a4 का भाग देके चौथा पद बना लिया। इस तरीके से हमने एक सीक्वेंस और क्रिएट कर लिया, एक नया सीक्वेंस बना लिया, इसका नाम बी रख लो, ये बी सीक्वेंस हो गया, b1 b2 b3 b4, ये सीक्वेंस हो गया। इस सीक्वेंस को जब आपने देखा, इसकी लिमिट निकाली, इसकी लिमिट एल आई, ये जो नया सीक्वेंस बनाया था इसकी लिमिट निकाली, इसकी लिमिट एल आई थी और एल का मान 1 से छोटा है, मोड एल माइनस का भी हो तो मोड ले लेना, मोड एल 1 से छोटा है, मतलब इसकी लिमिट 1 से छोटी है। अगर इसकी लिमिट 1 से छोटी है, बट्टे में लेकर नया अनुक्रम बनाया और उसकी लिमिट 1 से छोटी है, तो फिर आपके ऊपर वाले की लिमिट 0 है, ऊपर वाले सीक्वेंस की लिमिट 0 है, ये प्रमेय कहती है। लेकिन याद रखिएगा फिर से, अगर ये है तो ये है, ये है तो ये है। ये बात समझ रहे हो, थ्योरम को समझो दोबारा से, हम क्या कहना चाहते हैं, हम भाग दे रहे हैं, दूसरा पद बटा पहला पद, तीसरा पद बटा दूसरा पद, चौथा पद बटा तीसरा पद, पांचवा पद बटा चौथा पद, और इस तरीके से एक सीक्वेंस बना रहे हैं और उसको देख रहे हैं वो क्या कर रहा है, उसको देख रहे हैं कि वो क्या कर रहा है। वो अगर किसी नंबर एल पे जा रहा है और वो एल 1 से छोटा है, 1 से बड़ा होगा तो राम मालिक, 1 के बराबर हुआ तो राम मालिक, लेकिन 1 से छोटा हुआ तो हम जानते हैं क्या होगा, तब हमें पता है, तब हमें ये पता है कि वो जो सीक्वेंस ओरिजिनल था वो टेंड्स टू 0 है। तो जितना कहा जाए सिर्फ एक बार उतना ही पकड़िएगा, ज्यादा मत पकड़िएगा वरना खतरा हो जाएगा। एक आया तो नहीं पता, एक से ज्यादा आया तो नहीं पता, एक से कम आया तो पता, क्या पता कि ऊपर वाला सीक्वेंस 0 होगा। अगला ये है स्क्वीज लेमा, स्क्वीज प्रिंसिपल, स्क्वीज लेमा, स्क्वीज थ्योरम, इसे सैंडविच थ्योरम भी कहते हैं। सैंडविच थ्योरम बहुत सुंदर थ्योरम है, बहुत बहुत अच्छी थ्योरम है। ये थ्योरम कहती है, अच्छा इसके ऊपर एक सवाल भी करेंगे अभी, बहुत बढ़िया है। अब सोच रहे हैं कि इतने सारे तरीके क्यों पढ़ रहे हैं, इतने तरीके हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि सीक्वेंस का लिमिट निकालने का हमारे पास कोई भी प्रॉपर मेथड नहीं है, कोई भी एक ऐसा मेथड नहीं है कि इसको लगा दो लिमिट निकल जाएगी। ऐसा कोई भी मेथड अभी तक नहीं बना है, ना तो सीक्वेंस के लिए बना है ना सीरीज के लिए बना है। एक सिंगल मेथड अभी तक नहीं बना है कि भैया ये लो, ये ब्रह्मास्त्र है, ये लगा दो और हर सीक्वेंस की लिमिट निकल जाएगी। ऐसा कोई फॉर्मूला अभी तक नहीं बना है, ना ही बनेगा, ना ही बना है और ना ही बनेगा, क्योंकि इसमें इतनी विविधता है, सीक्वेंस में इतनी ज्यादा विविधता है कि आप एक सूत्र में इसको बांध ही नहीं सकते कि एक सूत्र है ये लगाओ लिमिट निकाल लो, नहीं। किसी में कोई तरीके से लिमिट निकालनी पड़ती है, किसी में कोई तरीके से, किसी में कोई तरीके से, तो कभी कोई थ्योरम काम आएगी, कभी कोई थ्योरम काम आएगी, इसलिए इतनी सारी थ्योरम की जरूरत है। अगर एक फॉर्मूला होता हमारे पास तो हम सारी थ्योरम छोड़ देते, करने की जरूरत ही क्या है, जब तरीका हो गया हमारे पास तो क्यों मेहनत करें, फिर क्यों मेहनत करें। तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी थ्योरम बना रहे हैं, वो इसलिए है कि कभी कोई कारगर होगा, कभी कोई कारगर होगा, कभी कोई कारगर होगा, अलग अलग थ्योरम हमें काम करेगी, कभी कोई भला करेगा हमारा, कभी कोई भला करेगा, इसलिए इतना सारा पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो एग्जैक्ट मेथड, एक मेथड, सिंगल मेथड न होने के कारण हमें इतनी सारी चीजें पढ़नी पड़ती है। अब स्क्वीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि मान लो आपके पास तीन सीक्वेंस है, तीन सीक्वेंस है ए बी सी,
और इन 3 सीक्वेंस की खास बात यह है कि इसमें आपका बी जो सीक्वेंस है उसका हर पद हमेशा ए से तो बड़ा आएगा या बराबर आएगा, सी से छोटा आएगा या बराबर आएगा। बी हमेशा ए और सी के बीच में रहेगा। बी का हर पद B1 आया वो A1 और C1 के बीच में आएगा। फिर A2 आया, B2 आया वो A2 और C2 के बीच में आएगा। फिर B3 आया वो आपका A3 और C3 के बीच में होगा। इस तरीके से आपका सीक्वेंस बीच में चलता रहेगा। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर हमारे दोनों किनारे वाले सीक्वेंस AN और CN, BN हमेशा बीच में चलेगा, AN और CN अगर एक ही नंबर पे कन्वर्ज कर जाए A पर, अगर AN भी A पे ही जा रहा हो, CN भी A पे जा रहा हो, तो B कहाँ जाएगा फिर? B तो याद रखिए बीच में है, B बीच में है। अगर AN जो है वो A पे जा रहा है और जो CN है वो भी A पे जा रहा है, तो B बीच में फंसा पड़ा है बेचारा, वही धक्के देके उसको वहीं पहुंचा देंगे। वो भी उसको कहाँ पहुंचा देंगे? A पे, क्योंकि B हमेशा बीच में, B हमेशा बीच में। तो A और C ये लास्ट में A पे पहुंच रहे हैं और B इनके बीच में है, तो ये दोनों मिला के एक लेफ्ट से पकड़ेगा और एक राइट से पकड़ेगा, दोनों उठा के उसको भी कहाँ ले जाएंगे? वहीं जहाँ पे दोनों गए हैं। तो ये थ्योरम है कि अगर दो बातें, नंबर एक आपका BN सीक्वेंस एक सीक्वेंस दो सीक्वेंस के बीच में होना चाहिए। नंबर दो, ये दोनों सीक्वेंस एक ही लिमिट पर जाते हों। मान लो वो L है, तो अब यहां से परिणाम, तो आपके BN सीक्वेंस को भी L पे ही जाना होगा। BN सीक्वेंस को भी L पे जाना होगा। बात समझे? कि बेचारा फंस गया ना, बीच में फंस गया। अब इन दोनों को पार तो कर नहीं सकता, हमेशा A के और C के बीच में रहेगा, और ये A और C लास्ट में जाके एक जगह जुड़ गए। अब ये जुड़ गए तो ये B इनके बीच में है, तो वो बेचारा बिना मतलब में फंस गया। इसीलिए इसको कहा गया सैंडविच। सैंडविच में क्या होता है? जो टिक्की होती है ना, या टिक्की होती है या जो भी आप बीच में डालते हैं, वो दो ब्रेड के बीच में फंस जाते हैं। अब ये दो ब्रेड जहां जाएंगे, टिक्की को भी वहां जाना होगा, है ना। यही तो होता है सैंडविच आप जब बनाते हैं, गौर किया, अगर आप टिक्की डालते हैं तो जहां दो ब्रेड जाएंगे वहीं टिक्की जाएगी। टिक्की अब स्वतंत्र नहीं रही, है ना। और टिक्की स्वतंत्र ना रहे इसीलिए हमने दोनों साइड दो ब्रेड लगाए थे। दो ब्रेड टिक्की को रोकने के लिए लगाए थे कि ये जो टिक्की है आलू वाली, ये हिले ना, तो इसको रोकने के लिए तो दो ब्रेड लगाए थे कि दो ब्रेड लगा दो, टिक्की रुक जाएगी, फिर टिक्की को भी वहीं जाना होगा जहां ब्रेड जाएंगे, है ना। तो टिक्की का महत्व तो यही है। पहले कन्वर्ज कहाँ हो जाए? अनंत पे तो कन्वर्ज होते हैं, अनंत तक ही तो चलेंगे, पहले कन्वर्ज कहाँ हो जाएंगे? पहले कन्वर्ज कहाँ हो जाएंगे? ये थोड़ी 100 150 250 पे जाके रुक जाएगा। 100 150 250 पे वो कन्वर्ज कर जाएगा, 100 150 250 पे कन्वर्ज कर जाएगा। कन्वर्ज करेगा तो अनंत तक तो जाएगा ही जाएगा, अनंत तक तो हर सीक्वेंस को जाना पड़ेगा, अनंत तक तो हर सीक्वेंस को जाना पड़ेगा। तो वो जब अनंत तक जाएगा और धीरे धीरे ये जा रहे हैं, है ना, यूं समझ लो। मान लो ये आपका सीक्वेंस है, ये तो आपके n के मान है, ये तो आपके n के मान है, और इधर आपका सीक्वेंस है। जैसे n बराबर 1 पर क्या आया वो लिखते हैं। मान लो आपका सीक्वेंस ये है, n बराबर 1/n है, n बराबर 1/n है, तो n का मान 1 रखा, 1 रखने पर 1 आया, ये मान लो 1 है। तो पहला पॉइंट ये आया एक। हम अब रेखा पे नहीं बना रहे, अब हम थोड़ा सा सुंदर बनाते हैं, फंक्शन टाइप से डायग्राम बनाते हैं। दो डायग्राम बना सकते हैं, एक बार तो आप क्रम भूल जाओ, आप सीधी लाइन पे बना लो सारी चीजें, लाइन पे जो जो वैल्यू आए उसके हिसाब से बना लो। एक है फलन के हिसाब से डायग्राम बनाते हैं, एन का मान एक्स एक्स पे रखेंगे और जो फलन का मान आएगा, मतलब जो सीक्वेंस का मान आएगा, उसको वाई एक्स पे लिखेंगे। और इससे भी हम सीक्वेंस को देखते हैं कि कैसा सीक्वेंस दिखता होगा, क्योंकि सीक्वेंस एक फलन ही तो है, अनुक्रम एक फलन ही तो है। कि n का मान 1 रखा ये आया, n का मान 2 रखा ये आया, 3 रखा ये आया, 4 रखा ये आया।
तो ऐसा डायग्राम भी बना सकते हैं। तो 2 डायग्राम बन सकते हैं। एक डायग्राम तो आप रियल लाइन बना दो और जो आंसर आते जा रहे हैं बस वो बनाते जाओ। 1 आया, 1/2 आया, 1/3 आया, 1/4 आया, इस तरीके से बनाते जाओ और उनकी नंबरिंग लिखते जाओ, A1, A2, A3, A4। एक तो हो सकता है एक लाइन पे आप बना लो इसको। एक दूसरा तरीका ये है कि आप इसको फलन के हिसाब से बनाओ। x के ऊपर आप नेचुरल नंबर ले लो और y पे आप फलन का मान, मतलब जो सीक्वेंस का मान है वो ले लो। जैसे 1 पर 1 आया, फिर आपने n का मान 2 रखा, है ना, 2 रखा, 2 रखने पर 1/2 आया, ये 1/2 आ गया। फिर आपने 3 रखा, 3 रखने पर 1/3 आया, ये यहाँ आ गया। फिर 4 रखा, 4 रखने पर ये यहाँ आ गया, 1/4 आ गया, 5 आ गया। फिर फाइनली अगर इससे मिलाऊं मैं, वैसे मिलाना नहीं है लेकिन बता रहा हूँ, मिला के अगर देखें तो ये ऐसे, ये आपका, अब ये धीरे 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 सेटल होता जाएगा। बस बस ये इसका सेटलमेंट देखो, ये कहाँ सेटल होता है, कौन से नंबर पे। यहाँ पे खड़े हो जाओ, यहाँ से देखते रहना, यहाँ से, इधर से, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो कि बंदा कहाँ सेटल हो रहा है, कहाँ सेटल हो रहा है। जहाँ सेटल हो रहा है वो लिमिट हो गई, है ना, क्योंकि धीरे 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 ये सीक्वेंस सेटल होता जाएगा। किस नंबर के पास जाके सेटल हो रहा है वो लिमिट है, यही तो होता है लिमिट। उसको उस तरीके से बना रहे थे, संख्या रेखा पे बना रहे थे, तब तो हम देख रहे थे इस बिंदु के क्लोज 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 क्लोज, यही था उस समय, ये आइडिया था क्योंकि हम रेखा पे बना रहे थे। अब हम फलन का डायग्राम बना रहे थे, हम ये तो देखना चाहते हैं कि ये फलन का मान किस मान की तरफ जा रहा है ना। तो हम ये देखना चाहते हैं कौन सी लाइन है जिसके पास जा रहा है, मतलब वो लिमिट हो जाएगी। तो ये लिमिट हो गई आपकी। अब सोचो कि दो फंक्शन है ना, दो एक साथ एक ही लिमिट पे जा रहे हैं और तीसरा फंक्शन उनके बीच में, तीसरा फंक्शन बेचारा उनके बीच में है। अब सैंडविच लेमा को देखो, ये आपका मान लो पहला सीक्वेंस है, ये आपका, ये पहला सीक्वेंस हो गया, ये an ले लो यहां से, ये रहा आपका an और ये रहा cn। ये an और ये cn, ये आपका एक तो हो गया आपका an, एक हो गया आपका cn। अब इनके बीच में आपका आपका तीसरा अनुक्रम जो bn होगा वो अब इनके बीच में होगा, वो इन दोनों के बीच में होगा और ये दोनों आगे जाके एक जगह मिलेंगे। ये दोनों भाई आगे जाके एक नंबर पे मिलेंगे क्योंकि इन दोनों की लिमिट 1 है, इन दोनों की लिमिट 1 है, तो ये आगे जाके एक जगह पे मिलेंगे। अब देखो अगला जो bn सीक्वेंस है, उस बेचारे को रहना तो इनके बीच में ही है, तो वो उछल कूद उछल कूद उछल कूद कर ले, कितनी भी कर ले, कितनी भी उछल कूद कर ले। ब्लू वाली से परे नहीं जा सकता, ग्रीन वाली से नीचे नहीं जा सकता, कर ले बेटा, कितना उछल कूद कर ले, कितना भी कर ले, है ना, कितना भी उछल कूद करे ये, इसकी हर उछल कूद बेकार है। कारण लास्ट में भेड़ा होता होता इन सागे लीजिए, जैसे ना मुंबई की ट्रेन में जब आप बैठते हैं तो आपको कहीं जाना हो या ना जाना हो, अगर आप उस भीड़ में बैठे हैं तो लोग आपको अपने आप ही ट्रेन में चढ़ा देंगे और अपने आप ही उतार देंगे, है ना, अपने आप ही चढ़ा देंगे, अपने आप ही। कोई नया नया बंदा हो, उसे पता ना हो, वो जाके आगे खड़ा हो जाए। भाई ट्रेन आने से पहले लोग बिखरे हुए होते हैं, लेकिन जैसे ट्रेन आती है लोग धूम, ट्रेन आती है वैसे ही, क्योंकि उनको आदत होती है, क्योंकि वो वहां रहते हैं। जो मुंबई के लोग हैं जो डेली अप डाउन करते हैं ट्रेन में, उनको वो आदत होती है। लेकिन जो नया आदमी है उसको नहीं पता बेचारे को, वो वहां खड़ा हो गया, ट्रेन देख रहा है, ट्रेन देख रहा है, सिर्फ देखने आया ट्रेन की, ट्रेन कहाँ जा रही है, कौन सी ट्रेनें होती है। इतना सुना हुआ है कि मुंबई की लोकल ट्रेन की अलग ही कहानी है, तो वो सिर्फ देखने गया था, मुंबई गया था, देखने गया था, वहां खड़ा हो गया। इतने में लोग आए, वो पकड़े उसको ट्रेन में बैठा दिया। वो कह रहा है अरे मुझे नहीं बैठना, मुझे नहीं बैठना। तो नहीं बैठना तो कर क्या रहा था यहाँ पे, नहीं बैठना था तो कर क्या रहा था, चिंता मत कर, जैसे ही बैठा है वैसे उतार भी देंगे, तू बस खड़ा रहे। इतनी देर में कहीं ना कहीं स्टेशन पहुंचेगी, वहां पे लोग उतार भी देंगे। फिर बोलेगा उतरना नहीं था, तो उतरना नहीं था तो चढ़ाई क्यों था, चढ़ाई क्यों था। तो कहानी कुछ ऐसी है कि अब सीक्वेंस बेचारा बीच में फंस गया, सोचो, अब दोनों के बीच में फंस गया, ना इसको पार कर सकता है ना इसको पार कर सकता है, और ये दोनों आगे जाके चिपक रहे हैं, तो उस बेचारे को भी बीच में फंसा। तो बड़ा प्यारा लेमा है सैंडविच लेमा, इसीलिए इसको बहुत सुंदर लेमा कहा जाता है कि बाद में फंसा लिया इसको, कहाँ जाएगा, इन दोनों को पार कर नहीं सकता, और ये दोनों लास्ट में चिपके जा रहे हैं, चिपके जा रहे हैं, गैप खत्म होता जा रहा है, तो वो बेचारा बीच में जाते 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 लास्ट में उसको भी वही करना पड़ेगा जो ये दोनों करेंगे, तो ये बीच में फंस गया। इस कहानी के अंदर ये है सार कि कैसे फंस जाता है।
तो बहुत सुंदर लेमा, सैंडविच लेमा। बहुत अभी इसका एक क्वेश्चन भी करेंगे एक दो, तो आपको समझ में आएगा कि कितना प्यारा नियम है ये। दिखने में सुंदर है, वैसे भी सुंदर है कि भाई आप इसको इतना गहराई से ना सोच के सिर्फ इतना ही सोच लो कि भाई क्यों हो रहा होगा, ये हो क्यों रहा होगा। अब आप खुद ही कह रहे हैं कि बी एन ए एन और सी एन के बीच में रहेगा, रहेगा ना, हमेशा रहेगा, हर बार रहेगा। तो हर बार जब भी आप ए एन बनाएंगे, जब भी आप सी एन बनाएंगे, बी एन को बीच में बनाना होगा, है ना। जब भी आप ए एन बनाएंगे, जो भी आप ए एन बनाएंगे और जो भी आप सी एन बनाएंगे, बी एन को बीच में डालना होगा, बी एन को बीच में डालना होगा, ठीक है। ये मान लो एन बराबर 1 पर ऐसा हुआ, फिर आप एन बराबर 2 पे आए, ये आप एन बराबर 2 पे आए, ये एन का मान 2 पे ए एन ये आया, टी एन ये आया, तो बी एन को बेचारे को इसके बीच में आना पड़ेगा, ये बी एन आया। अब यहां से ही मामला अगली बार आया, ए थ्री ये आया, सी थ्री ये आया, ए थ्री सी थ्री ये आया, तो बी थ्री को यहां आना पड़ेगा। अब अगर यूं ही चलते रहे चलते रहे चलते रहे, तो बेचारे को बीच में चलना होगा, और लास्ट में ये दोनों जाके चिपक रहे हैं, तो उसको भी वहां पे फंस जाएगा, तो वो भी वहीं पहुंच जाएगा जहां पे वो दोनों पहुंचे थे। तो दोनों के साथ में था, तो वो भी पिसा गया, है ना। तो ये जबरदस्त थ्योरम है। आ जाओ अगली थ्योरम, अगली दो थ्योरम है, एक है कोशी की फर्स्ट थ्योरम, एक है कोशी की सेकंड थ्योरम। कमाल की थ्योरम है ये थ्योरम बहुत सुंदर है। मैंने पहले ही कह दिया, अगर आप लोग ये सोच रहे हो इतनी सारी थ्योरम क्यों पढ़ रहे हैं, उसके पीछे कारण है। इसके पीछे कारण ये है कि कोई भी एक तरीका नहीं है सीक्वेंस की लिमिट निकालने का, किसी पे कोई काम करेगा, किसी पे कोई काम करेगा, किसी पे कोई काम करेगा। इसी वजह से ये टॉपिक टफ हो जाता है, इसी वजह से ये टॉपिक टफ हो जाता है, क्योंकि एग्जैक्ट एक मेथड से ये काम नहीं चलता। जैसे द्विघात समीकरण के लिए आप सीरीधराचार्य लगाते हैं और वो ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है। कोई भी द्विघात समीकरण हो, सीरीधराचार्य लगाओ, सॉल्व हो जाएगी, हो जाती है, कोई दूसरे मेथड की जरूरत ही नहीं है आपको। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है, यहाँ पे अलग सीक्वेंस, अलग मेथड, इस वजह से हमें अलग अलग मेथड पढ़ने पड़ते हैं। और कई बार हमारे पास सीक्वेंस तो इतने ज्यादा है, मेथड तो उतने है ही नहीं। सीक्वेंस तो उससे भी ज्यादा है, मेथड उतने है ही नहीं। तो कई बार तो ऐसे सीक्वेंस भी आएंगे जिसके कोई मेथड अभी तक बने ही नहीं है, जो अभी तक अनसॉल्व है, इंतजार कर रहे हैं कि कोई मेथड आए और उन्हें टैकल करे। ठीक है, आ जाओ। अब कोशी थ्योरम क्या कहते हैं? कोशी थ्योरम कहती है कि भाई अगर कोई सीक्वेंस है आपके पास, ए एन कोई सीक्वेंस है और वो ए पे जाता है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अगर आपका ए एन कोई सीक्वेंस है, वो ए पर जा रहा है, सिर्फ एक साइड से सत्य है, सिर्फ एक साइड से सत्य है। अगर आपका कोई सीक्वेंस है ए एन और वो ए पर जाता है, तो तो अब बात है सत्य, क्या सत्य है? अगर ऐसा हुआ तो आपने एक नया सीक्वेंस बनाया बी एन, आपने एक नया सीक्वेंस बनाया बी एन। बी एन कैसे बनाया? ए के पदों को लिया, ए के पदों, जैसे बी एन बी वन बनाया, तो बी वन बनाने के लिए आपने ए वन लिया, ए वन लिया बटे एक का भाग दे दिया, बी वन आपने ऐसे बनाया, ए वन बटा एक। फिर आपने बी टू बनाया, दो पदों को लिया, दो को जोड़ा, दो का भाग। फिर आपने बी थ्री बनाया, तीन को जोड़ा, तीन का भाग। फिर आपने बी फोर बनाया, चार को जोड़ा, चार का भाग। इस तरीके से आपने एक सीक्वेंस का निर्माण किया, एक नया सीक्वेंस बनाया जिसका नाम था बी। बी बना किससे? ए से। बी बना किससे? ए से। इस तरीके से आपको एक नया सीक्वेंस प्राप्त हो गया। इस तरीके से पहला पद लिया बटा एक, दो पद लिए, दो जोड़े बटा दो, तीन जोड़े बटा तीन। इस तरीके से पहला, दूसरा, तीसरा पद आपने एक नया सीक्वेंस बनाया, बी वन, बी टू, बी थ्री, इसको बनाया। अब इस सीक्वेंस की लिमिट भी वही रहेगी। इस सीक्वेंस की जब हम लिमिट निकालेंगे, तो ऐसा करने के बावजूद भी इसकी लिमिट में कोई बदलाव नहीं आएगा, वही रहेगी जो पहले ए सीक्वेंस की थी। यह है कमाल की बात, यह है कमाल की बात। बी एन आल्सो कन्वर्ज टू ए, इस तरीके से बना नया सीक्वेंस भी ए पे ही कन्वर्ज करेगा। देखने में अजीब है लेकिन सच है, वो भी ए पे ही कन्वर्ज करेगा।
अगर ए एन ए पर कन्वर्ट करता है और इस तरीके से हम एक नया सीक्वेंस बी बनाते हैं, ए की सहायता से बी सीक्वेंस बनाते हैं, तो बी सीक्वेंस भी उसी नंबर पे जाएगा जिस नंबर पे आपका ए एन जा रहा था। बनने का तरीका अलग है, अलग तरीके से बनेगा, लेकिन बनेगा वहीं पहुंचेगा। ठीक है, चलो समझाते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। ये रहा आपका सीक्वेंस ए एन बराबर 1/n, ए एन बराबर 1/n। ठीक है, ये सीक्वेंस 0 पे जा रहा है, लिमिट n का मान अनंत रखने पर ये 0 आ गया। ये सीक्वेंस 0 पे जा रहा है। अब मैं एक सीक्वेंस बनाना शुरू करता हूं बी का। पहला पद b1 बराबर होगा a1/1, तो n का मान 1 रख दो, 1/1, b1 बराबर आ गया 1। फिर b2 बना लो, b2 में a1 a2 को जोड़ना है, 2 का भाग देना है, a1 a2 को जोड़ना है, 2 का भाग देना है, तो ये हो गया 1/1 प्लस 1/2 बटा 2, ये आपका b2 बन गया। फिर b3 बना लो, b3 होगा a1 प्लस a2 प्लस a3 बटा 3, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 बटा 3, ये आपका b3 आ गया। फिर b4 आ जाएगा, फिर b5 आ जाएगा। अभी एक चीज होती है कि हम कभी भी सीक्वेंस के केस में b1 b2 b3 इसलिए नहीं बनाते, हम bn बनाते हैं सीधा, क्योंकि bn बन गया तो सारे बन जाएंगे। एक एक पद क्यों बना रहे हो, सीधा bn बना दो, सीधा bn बना दो ना, bn बना दो, वो सारे पद को दर्शा देगा। समझ रहे हो बात को, सीधा bn बना दो ना यार, क्या है एक एक पद बना रहे हो। और एक एक पद कब तक बनाओगे, शाम हो जाएगी। ऐसे तो एक एक पद बनाओगे तो शाम हो जाएगी, और शाम को भी आप पूरे नहीं बना पाओगे, तब भी आप 50-60 तक ही पहुंचोगे। तो काहे बेवकूफियां कर रहे हो, है ना, समझ जाओ बस, बाकी ये बेवकूफियां बंद करो। सीधा bn क्या होगा, bn होगा a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 डैश डैश an/n, यही होगा। सीधा एनवा बनाओ ना, सीधा एनवा बनाओ, ये सीधा एनवा बना लिया। अब मान रख दो, a1 का मान 1, a2 का मान 1/2, a3 का मान 1/3 एंड डैश 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 1/n/n, ये आपका bn बन गया। अब हमारी परमें ये कहती है कि an कहाँ जा रहा था, an कहाँ जा रहा था 0 पे, ये bn भी 0 पे जाएगा, चाहे दिखने में कुछ भी हो 0 पे ही जाएगा। अगर bn an से बना हुआ है और जो हमने बताया उस नियम से बना हुआ है, तो उसकी लिमिट बन बली जाएगा, लिमिट में चेंज नहीं आएगा, लिमिट वही रहेगी जो उसकी पहले थी, जो an की लिमिट थी। अगर an से bn इस तरीके से बनता है, एक पद बटा एक, दो पदों का जोड़ बटा दो, तीन पदों का जोड़ बटा तीन, चार पदों का जोड़ बटा चार, अगर इस तरीके से किसी सीक्वेंस bn को बनाया जाता है an से, तो लिमिट वही बनी रहती है जो पहले वाले की थी, लिमिट चेंज नहीं होती। ये बहुत कमाल का रिजल्ट है, बहुत शानदार रिजल्ट है। इसे कोशी की फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट कहते हैं। कोशी ने 2 थ्योरम दी थी, दूसरी थ्योरम पे बहुत कंफ्यूजन है, किताब किताब बिगड़ती है वो। कोशी की जो सेकंड थ्योरम है उसका एग्जैक्टली क्या था, और एग्जैक्टली एक्चुअली पहली बात तो ये है कि जो ये थ्योरम अभी हम देख रहे हैं ये ओरिजिनल है ही नहीं, पहली बात तो ये संशोधित रूप है, सुधार रूप है। जैसे आज हम रामचरितमानस देखें या कोई और देखें, तो ये वो थोड़ी है जो वेद व्यास जी ने लिखी थी, ये वो थोड़ी है जो तुलसीदास जी ने लिखी थी। अब तक तो पता नहीं कितने सारे बदलाव, कितने सारे करेक्शन, कितने सारे मॉडिफिकेशन, और हर कोई ने अपनी अपनी चीजों को जोड़ दिया होगा, है ना। ये बात समझने लायक है भाई। ऑब्वियस सी बात होती है यार, कोई चीज होती है, अगर हम नॉर्मली जानते हैं कि अगर मैं किसी को कोई बात कहूँ और फिर वो किसी को कोई बात कहे, फिर वो किसी को कोई बात कहे, फिर वो किसी को कोई बात कहे, तो अगर ये जो कहने एक ही बात अगर आप 10 आदमियों तक चलाएं या 15 आदमियों तक चलाएं, तो जो मैंने कहा था वो तो बचता ही नहीं है, वो तो बचता ही नहीं है, पता नहीं क्या क्या उसमें ऐड हो चुका होता है, कहाँ का कहाँ पहुंच चुका होता है। इतना ही मानते हैं ना आप। तो 15 लोगों में ही हमारी बात कुछ की कुछ बन जाती है, तो सोचो कितना सारा बदलाव अब तक किताबों में हो चुका होगा, है ना। तो ये थ्योरमों के साथ भी ऐसा हुआ है। ऐसा नहीं है कि मूल भावना, हाँ ये आप सच कह सकते हैं कि मूल भावना बनी हुई है, तो बिल्कुल मूल भावना बनी हुई है। अगर आप मूल भावना पे बात कर रहे हैं, अगर आप शब्दों पे खेलोगे तब तो लड़ाइयाँ लड़ लो, तब तो लट निकाल लो और सिर फोड़ दो। लेकिन अगर भावनाओं की बात करते हो तो भावनाएं अभी भी सुरक्षित है।
वो फिर आप निकाल सकते हो। रामचरितमानस की भावना आज भी वही है। शब्दों पे जाओगे तब तो मैंने कहा कि लड़ाइयाँ होंगी, भावनाओं पे जाओगे तो एज इट इज बनी रहेगी। तो कहानी में वही है। इसीलिए आपको याद होगा संविधान संशोधन में ये कहा गया था, आप संशोधन करिए, कितने चाहे संशोधन करिए, आप संविधान को पूरा पलट दीजिए, लेकिन मूल भावना के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। याद है आपको दयानंद भारती वाला जो केस था, वो यही था कि भैया आप संशोधन करने का अधिकार संसद को है, संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार दिया गया, और वो अधिकार है, वो करते रहे, लेकिन जो संविधान की मूल भावना है वो बदली नहीं जा सकती। मतलब जो समानता का अधिकार था, जो मूल ढांचा था, समझ रहे बातों को, वो चीजें नहीं बदल सकते। सेम वही बात है ये, और क्योंकि होता है ऐसा, कोई संविधान की बात नहीं है ये सिर्फ संविधान की बात नहीं है, ये बात हर जगह कहानी है। ये हर जगह आप देखेंगे कि ये हर जगह कहानी है। आप चाहे रामचरितमानस को ले लो, चाहे किसी भी पुरानी से पुरानी किताब को ले लो, हर जगह पे कहानियां जुड़ी है, नई कथाएं उसमें ऐड आई है, नई चीजें जुड़ी है। ये लगातार होता रहा है, ये लगातार होता रहा है। अगर आज आप जो भी किताब लेके बैठेंगे वो ओरिजिनल वर्जन नहीं है उसका, ओरिजिनल वर्जन तो कुछ और ही रहा था। बहुत सारे करेक्शन तो तब भी हो जाते हैं, जैसे मैंने कोई किताब लिखी, मेरी किताब जब पब्लिशर के पास जाती है तो कुछ तो एडिशन पब्लिशर ही कर देता है, बोला ना यार गुरुजी ये किताब में दम को नहीं, ये किताब में बा कहानी को नहीं, मतलब इनमें बा चटपटोपन को नहीं, थोड़ा चटपटोपन माने लाणू पड़ती जदिया किताब लिखसी, तो थोड़ा बहुत चेंज वही ला देता है, थोड़ा बहुत चेंज वही ला देता है पब्लिशर ही, अभी तो छपी नहीं है, पब्लिशर ही ला देता है, बोला साहब ऐसे किताब नहीं बिकेगी, इस तरीके से किताब नहीं बिकेगी, टाइटल ऐसा नहीं चलेगा, टाइटल तो थोड़ा खिंचावदार होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वही चेंज कर देगा। मतलब 15 से 20% तो पब्लिशर ही चेंज कर देता है, किताब कैसे बिकेगी ये देख के, तो 20% भावना तो वहीं बिगाड़ देता है, शब्दों की कहानी तो वहीं बिगाड़ देता है वो, क्या टाइटल था और क्या बना देता है, और शब्दों को अंदर हेर फेर करके नए नए अध्याय बना के अपने हिसाब से बिकने लायक बनाने के लिए वो ये बदलाव कर देता है। फिर आगे चलती है, फिर पहला संस्करण छपा, फिर पब्लिशर के पास रिपोर्ट आती है कि यार किताब बिकने में ये दिक्कत आ रही है, चलो कुछ और चेंज करते हैं, इतने में कुछ और चेंज हो गए, फिर कुछ और चेंज हो गए। ये तो 8-10 सालों में हो जाते हैं। अगर कोई किताब 200 साल या 300 साल या 500 साल पुरानी है तो सोचो क्या हो रहा होगा और उसमें क्या बचा होगा अब। तो इसलिए ये एग्जैक्टली मूल कहानियां नहीं है ना, लेकिन सार वही है, सार वही है, सार नहीं रहा बदलेगा, वो चिंता मत करिए, सार की गारंटी है। ठीक है, अगली पे आते हैं। मान लो आपके पास एक सीक्वेंस है, एक और थ्योरम है, एक और थ्योरम, फिर एक और थ्योरम और फिर एक और थ्योरम, ये अभी सीक्वेंस की चल रही है, अभी सीरीज की भी आएंगी। ये आपका एक सीक्वेंस है एन, और इसके सारे पद पॉजिटिव है, इसके सारे पद पॉजिटिव है, हर पद 0 से बड़ा आएगा, 0 के बराबर भी नहीं आएगा, सबके सब प्लस आएंगे। छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान रखनी पड़ेगी। इसके सारे पद 0 से बड़े हैं, ठीक है, और ये कन्वर्ज कर रहा है ए पर, वो भी 0 से बड़ा है, जिस पे कन्वर्ज कर रहा है वो भी 0 से बड़ा है। आपका सीक्वेंस है ए एन, वो 0 से बड़ा है, उसका हर पद 0 से बड़ा है, A1 A2 A3 A4 A5 सब 0 से बड़े हैं, और जिस पे वो कन्वर्ज कर रहा है जो लिमिट है वो भी 0 से बड़ी है। तो अगर मैं इस तरीके से एक सीक्वेंस और बनाता हूं, इस बार देखो फर्क क्या है। पिछली बार आप याद करो, पिछली बार मैंने समांतर माध्य बनाया था। समांतर माध्य क्या, 2 जोड़े 2 का भाग, 3 जोड़े 3 का भाग, 4 जोड़े 4 का भाग, 5 जोड़े 5 का भाग, 6 जोड़े 6 का भाग, 7 जोड़े 7 का भाग, ये कर रहा था। इस बार क्या करूंगा, 2 गुणा 1/2 पावर, 3 गुणा 3/2, 1/3 करूंगा, 1/3 पावर। यहां देखो, यहां मैंने B1 कैसे बनाया, एक पद लिया A1, 1/1 पावर, ये गुणोत्तर माध्य है या नहीं है, 1/2, 3 पद लिए, 3 की गुणा किया तो 1/3 का 1/3 पावर लगाई, ये गुणोत्तर माध्य है या नहीं है। 4 लिए, गुणोत्तर माध्य में गुणा करके पावर लगाते हो आप, समांतर माध्य में भाग देते हो, समांतर माध्य में आप भाग देते हैं, गुणोत्तर माध्य में आप पावर करते हैं, यही तो होता है गुणोत्तर माध्य। 2 का गुणोत्तर माध्य क्या होता है, 2 का गुणा किया और आधी पावर लगा दी, 2 गुणा किया तो आधी पावर लगा दी, तो 3 गुणा किया तो 1/3 पावर लगा दी, 4 गुणा किया तो 1/4 पावर लगा दी, यही तो हुआ। तो अगर आप कोई गुणोत्तर माध्य से, जो आपकी श्रेणी है उसके गुणोत्तर माध्यों की श्रेणी बनाएं, तो वह भी उसी नंबर पे कन्वर्ज करेगी जिस पे वो पहले कर रही थी।
अब इन दोनों थ्योरम को हम कम करके एक में बंद कर सकते हैं। दोनों को, कौन सी, कोशी की फर्स्ट थ्योरम और ये, दोनों को बंद करके एक थ्योरम में नाम दे सकते हैं। अब ये जो थ्योरम यहाँ लिखी हुई है इसको कई कोशी थ्योरम कहते हैं, कोशी की सेकंड थ्योरम कहते हैं। किताबें वेरी करती है, किसी को भी नहीं पता कि कोशी की सेकंड थ्योरम क्या है। आप अलग अलग किताबों में जाएंगे वहां कोशी की अलग अलग थ्योरम मिलेगी। कोई भाई साहब इसी को ही कोशी की सेकंड थ्योरम कहते हैं, कोई अभी और आएगा जिस किताब से मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ वो किताब इसको भी एक आगे और आएगी, उसको कोशी की सेकंड थ्योरम कहती है, कई इसी को ही सेकंड थ्योरम कहते हैं। तो एग्जैक्टली क्योंकि बहुत समय हो गया है और चीजें इधर उधर हो चुकी है, इसलिए एग्जैक्टली बता पाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन वही बात है, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है कि ये कोशी की थ्योरम थी या नहीं थी, ये भी तो एक इंपॉर्टेंट बात है ना। थ्योरम है ना, सत्य है ना, बस। कोशी का नाम ना सही, कोशी का नाम ना सही, ठीक है ना, थ्योरम तो है। हमारा काम तो थ्योरम से चलना है, ना कि कोशी से। तो इतना ज्यादा फर्क हमें नहीं पड़ेगा। तो दोबारा आ जाते हैं, कोई श्रेणी आपके पास है, वो ए पे कन्वर्ज कर दी है, तो उसके समांतर माध्यों की श्रेणी और उसके गुणोत्तर माध्यों की श्रेणी भी उसी पे ही कन्वर्ज करेगी इस पे हुआ है, ठीक है ना। अगर ए एन ए पे जा रहा है तो ए एन के समांतर माध्यों की श्रेणी, इसके समांतर माध्य निकालते जाओ, माध्यों का अनुक्रम, सॉरी, वो भी ए पे ही जाएगा। और ए एन के गुणोत्तर माध्यों का वो भी ए पे जाएगा। तो कोई श्रेणी अगर हो और वो ए पे कन्वर्ज कर रही हो तो उसके समांतर माध्य की श्रेणी बना लो, गुणोत्तर माध्य की श्रेणी बना लो, वो भी उसी नंबर ए पे ही कन्वर्ज करेगी जिसपे वो कर रहा था। अब ये कोशी की सेकंड थ्योरम के नाम से जाना जाता है, लेकिन ठीक है, अधिकतर किताबें इस पे एग्री होती है कि ठीक है यही कोशी की सेकंड थ्योरम है। कईयों में कहानी है, वो कह रहे नहीं ये वो वाली है, नहीं वो वाली है। अब ये विविधता चलती रहेगी। जैसे मैंने कहा कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कोशी की थ्योरम थी या नहीं थी, है ना। रिजल्ट तो है, पर में तो है ना, पर में है तो सत्य भी है, पर में है तो सत्य भी है। सत्य तो हमारा काम उसी से चलता है, हमारा काम पर में से चलता है, ना कि कोशी से। है ना। अगर ये थ्योरम कोशी की ना होकर सुरेंद्र की थ्योरम होती तो कोशी के बजाय सुरेंद्र की होती, या बेनामी थ्योरम होती, तो भी थ्योरम तो है ना। और थ्योरम है तो सत्य है, सत्य है तो वो काम में लिया जा सकता है, बस हो गया काम। लेकिन बस शर्त है, सुरेंद्र नहीं हो सकता है। सुरेंद्र आज तक नहीं हुआ। सुरेंद्र, महेंद्र, विजय, अजय हमारे यहाँ नहीं होते। हमारे यहाँ वाले ऐसे काम नहीं करते। हमारे वाले सेकंड ग्रेड में होते हैं, फर्स्ट ग्रेड में होते हैं, कॉलेज लेक्चरर होते हैं, सब होते हैं, लेकिन यहाँ नहीं होते, है ना। हमारे वाले एलडीसी होते हैं, हमारे वाले सेकंड ग्रेड में होते हैं, फर्स्ट ग्रेड में होते हैं, कॉलेज लेक्चरर में होते हैं, पटवारी होते हैं, ग्राम सेवक होते हैं, फौज में होते हैं, यहाँ नहीं होते। तो आ जाओ, अब इस थ्योरम को समझना अच्छे से कि अगर इसको लिखने का तरीका अलग हो सकता है। मैं सरल भाषा में समझा देता हूँ कि मान लो आपके पास एक सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस है ए एन, वो पॉजिटिव टर्म से बना हुआ है, धनात्मक पदों से बना हुआ है, धनात्मक हमारी किताबों में ये पहले से ही विद्यमान था, हमारे पुराने ही लोग ऐसा सब कुछ कर गए। ये बातें कितनी अच्छी लगती होगी आपको, है ना। और पहली बात तो एक सबसे पहला डाउट हो जाता है जब आदमी अपने भूतकाल पे गर्व करता है, इसका मतलब
एक बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसका वर्तमान सही नहीं है। कोई आदमी अगर अपने भूतकाल पे गर्व कर रहा है तो इसका मतलब उसका वर्तमान सही नहीं है। आप इतना तो अंदाजा लगा सकते हैं, भूतकाल सही था गलत था वो तो बात की बात है। लेकिन अगर कोई आदमी भूतकाल पे गर्व कर रहा है तो उसका मतलब उसका वर्तमान जो है वो संशय में है, बिल्कुल डाउटफुल है, निश्चित तौर पे। और उसके वर्तमान में कुछ ऐसा है ही नहीं जो वो बता सके, इसलिए वो भूतकाल को चढ़ा के बढ़ा के पेश कर रहा है। एक बात तो क्लियर है। दूसरा, डाउट जरूर है कि भूतकाल उसका सही रहा होगा नहीं रहा होगा, वो डाउटफुल है। लेकिन भूतकाल की बातें कर रहा है, इसका मतलब वर्तमान तो सही नहीं है, ये बात पक्की है। तो यही कहानी उन लोगों की है जो ये कहते हैं कि पहले ऐसे हुआ करता था, पहले ऐसे हुआ करता था। भैया पहले होता था नहीं होता था वो भगवान जाने, लेकिन आज का तुम्हारा पक्का है कि आज तो गड़बड़ है, आज तो सही नहीं है। ठीक है ना। तो A1 A2 A3 ये सीक्वेंस है और सारे धनात्मक पदों से बने हुए। ये अनुक्रम धनात्मक पदों का है, मतलब ना तो यहाँ कोई जीरो है, ना तो यहाँ कोई जीरो है, ना कोई माइनस है, सबके सब प्लस के हैं। ठीक है। अब हमने क्या किया, इससे दो सीक्वेंस बनाए, इससे दो सीक्वेंस बनाए। अब यहां ध्यान दीजिएगा, इससे दो सीक्वेंस बनाए। एक तो बनाया n+1, यानी आगे वाले में पीछे वाले का भाग देके सीक्वेंस बनाया, आगे वाले में पीछे वाले का भाग देके सीक्वेंस बनाया। और एक सीक्वेंस बनाया an में 1/n का भाग देके, जैसे A1 में 1 की पावर 1/1 का भाग देकर, A2 में 1/2 का भाग देकर, A3 में 1/3 का भाग देकर, A4 में 1/4 का भाग देकर। इस तरीके से हमने सीक्वेंस बनाया। तो ये जो दो सीक्वेंस बनाए हैं, अब हमारी परमेय कहती है कि जो इसकी लिमिट होगी, जो इस सीक्वेंस की लिमिट होगी, चाहे जो हो, चाहे जो हो, हम सबके लिए ओपन है इस बार, इसकी लिमिट चाहे जो हो, चाहे तो परिमित राशि हो, मतलब एल आ जाए, या अनंत आ जाए, अनंत भी चलेगा, अनंत भी चलेगा। परिमित राशि हो, एल नहीं है कोई बात नहीं, अपरिमित है, ठीक है, अपरिमित है तो भी चलेगा। ये जैसा भी होगा, इसकी लिमिट जो भी आएगी, चाहे परिमित आए चाहे अपरिमित आए, तो आपके an की लिमिट भी यही आएगी, उस दूसरे सीक्वेंस यही आएगी, सेम ऐसी। वही आएगी जो उस वाले की थी, उस वाले की लिमिट ही इसकी लिमिट होगी। अब पहले सोचो कि ये चीजें बन क्यों रही हैं। ये बन इस रहे हैं कि कई बार ये लिमिट निकालनी मुश्किल होगी तो आप ये वाली लिमिट निकाल लोगे, कोई बात नहीं, क्योंकि दोनों बराबर है। उस वाली लिमिट को ही इस वाली लिमिट पे यूज कर सकते हैं, तो हम इस वाली लिमिट निकालेंगे। अभी सवाल आएंगे जिस पे हम बात करेंगे कैसे, ये सवाल तो अभी आएंगे, लेकिन पहले थ्योरी पार्ट है, इसलिए पहले थ्योरी पार्ट समझ लो, क्योंकि फिर जब सवाल करने जाएंगे तो थ्योरी याद आएगी। अभी हम सवाल थ्योरी पढ़ रहे होते हैं तो आपको सवाल याद आते होंगे, ऑब्वियसली बात है। जब आप थ्योरी पढ़ते हैं तो आपको सवाल याद आते हैं, लेकिन जब सवालों पे जाएंगे तो थ्योरी याद आएगी कि अरे यार क्या पढ़ा था, क्या आप बताया था, ये तो बताया नहीं, ये तो बताया नहीं था, है ना। फिर ये चलता ही है, क्योंकि थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों एक साथ हो नहीं सकते, पहली बात तो ये। दूसरा ये है कि आप जो भी चीज़ पढ़ेंगे दूसरे का भाव रहेगा, तो आपको दोनों पढ़नी पड़ती है बार बार। पहले आप थ्योरी पढ़ते हैं, फिर न्यूमेरिकल आते हैं तो आपको वापस थ्योरी पढ़नी पड़ती है, फिर थ्योरी से दोबारा न्यूमेरिकल निकालने पड़ते हैं। तो ये बंद वक्र चलता है, बराबर चलते रहना पड़ता है ना। अभी जैसे सवाल करेंगे तो थ्योरी पे आपको दोबारा आना पड़ेगा, दोबारा इस थ्योरी को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कई जगह खाली हो जाएगी, कई चीज़ें आपने नहीं पढ़ी, कई चीज़ें ध्यान से नहीं पढ़ी, कई चीज़ें यूं ही समझ ली। लेकिन जैसे सवाल आएंगे उस थ्योरी को दोबारा पढ़ना पड़ेगा, वो क्लियर हो जाएगी। तो एक बार पहले थ्योरी पूरी पढ़ लो, ताकि जब दोबारा सवालों पे आए तो थ्योरी दोबारा पढ़नी पड़ेगी आपको, ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा दोबारा, कि क्या क्या कहाँ कहाँ क्या क्या बताया था, वरना सवाल नहीं होंगे। ठीक है। तो इससे आगे बढ़ते हैं, सवालों पे आते हैं। आज पहले अब एक एक सवाल लेते हैं, जो सैंडविच लेमा है और है, उन सब के एक एक सवाल लेते हैं। पहले एक सिंपल सा सवाल ले लेते हैं, ये वाला। ये एकदम सिंपल है। इस सवाल की लिमिट, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूफ करो कि इसकी लिमिट जीरो होगी, इसकी लिमिट जीरो होगी। तो इसकी लिमिट आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं परिमेयकरण से।
और एक चीज जो मैं बार बार कह रहा हूं, याद रखिएगा, एक प्रॉपर तरीका लिमिट निकालने का कोई नहीं है। एक तरीका अगर हम ढूंढे कि ये वाला लगा दो निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। किसी में कुछ करना पड़ता है, किसी में कुछ करना पड़ता है, किसी में कोई जोड़ बाकी करना पड़ता है। सबके लिए अपने अपने विज्ञान लगाने पड़ते हैं, सबके लिए अपने अपने विज्ञान लगाने पड़ते हैं। ठीक है, तो लिमिट एन टेंड्स टू अनंत, इसका मैंने परिमेयकरण कर दिया। √n+1 -√n/1 और चिन्ह बदल के ऊपर नीचे से गुणा और भाग कर दिया। a - b a + b, तो ये हो गया n+1 ये कट गया, ये आपका 1 आ गया। तो इसी सवाल को, इसी अनुक्रम को हमने इस रूप में लिख लिया। अब n का मान अनंत हम रखने जा रहे हैं, लेकिन पहले सोल्व करते हैं थोड़ा। वैसे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, अब हम रख सकते हैं यहाँ पे आराम से, क्योंकि अगर हमारा परिमित आंसर आ रहा है तो हम लिमिट रख सकते हैं। अनंत +1 बराबर 0। अच्छा, ये लिमिट पहले क्यों नहीं रख पा रहे थे? पहले क्या दिक्कत थी? पहले दिक्कत ये थी कि अगर यही लिमिट हम पहले रख देते शुरुआत में, तो दिक्कत ये होती कि n का मान अनंत रखने पर ये मेरे पास अनंत आ जाता, माइनस फिर यहाँ भी अनंत आ जाता। अनंत बट्टा अनंत अनिर्धार्य होता है, मतलब ये कुछ भी हो सकता है, एग्जैक्टली कहा नहीं जा सकता ये क्या होगा। हम अनिर्धार्य में फंस जाते हैं, और अनिर्धार्य का मतलब होता है कि कुछ भी तय नहीं किया जा सकता कि ये क्या आएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे मान अगर रख भी दिया तो भी हम ऐसी जगह फंस जाएंगे जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, पता ही नहीं है कि क्या, कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, और वो कुछ क्या होगा ये यहाँ पे पता नहीं लगेगा। तो हमने ट्रैक बदला और दूसरे ट्रैक पे लाए और वहां निकाला, पता चला 0। अब हमें पता है इस सवाल के लिए, इस सवाल के लिए अनंत माइनस अनंत इक्वल टू है 0। इस सवाल के लिए 0 है। ऐसे ही ये मत सोचा कि यहाँ पे 0 आया तो अगले वाले सवालों में भी 0 आएगा, नहीं। किसी और सवालों में हो सकता है कि अनंत माइनस अनंत 1 आता हो, किसी और सवाल, इसीलिए अनिर्धार्य कहते हैं। अनिर्धार्य इसलिए कहते हैं कि इसका कोई निर्धारण नहीं कर सकता। किसी सवाल में ये 0 आता है, किसी सवाल में 1 आता है, किसी सवाल में 2 आता है, किसी में -1 आएगा, किसी में माइनस का आधा आएगा, कुछ भी आ सकता है ये। हर सवाल के साथ साथ ये अलग अलग मान दे सकता है, इसीलिए अनिर्धारित। अनिर्धारित तो वही होता है ना जिसका मान 1 नहीं आता। आगे ये, अब इस सवाल को देखो, ये बहुत सुंदर सवाल है, ये सवाल बहुत सुंदर है। अब इनकी जो लिमिट है, इसकी लिमिट निकालते हैं। इसकी लिमिट कैसे निकलेगी? 1/n² प्लस 1/n+1 का स्क्वायर। और अभी जो n टेंड्स टू अनंत रख के निकालने वाला जो होता है वो कई बार काम करता है, अभी आगे सवाल आएंगे जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ, बीच में ब्लैंक हो गया था। हाँ, कई सवाल ऐसे आएंगे, अभी तो ठीक है, अभी कोई परेशानी नहीं है। कई सवाल आगे ऐसे भी आएंगे, जब आप सीधा अनंत रखोगे तो आपको गलत देगा। सीधा जब आप अनंत रखोगे तो गलत देगा, क्यों? क्योंकि तब अनंत रखने पर छोटे 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 पद आएंगे, और वो जो छोटे छोटे पद होते हैं वो जुड़ जुड़ के कोई नंबर बना सकते हैं। वो छोटे छोटे पद जो है, क्योंकि आपको इतना पता है कि अनंत रखने पर एग्जैक्ट 0 नहीं आता, अनंत रखने पर एग्जैक्ट 0 नहीं आता, वो 0 के आसपास आता है, 0 के आसपास आता है, मतलब थोड़ा सा आता है। अब वो थोड़ा सा जो आता है, अगर वो थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा अगर कई बार ऐड हो जाए, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा कई बार ऐड हो जाए, तो वो कुछ भी बना सकता है, वो कुछ भी बना सकता है। तो उस केस में आंसर कुछ और भी आ सकता है, तो वो हमें देखना पड़ेगा, अभी सवाल आएंगे तब बात करेंगे। फिलहाल हम इसके ऊपर आते हैं।
अब इस सवाल में अनंत रखना सेफ क्यों नहीं है कि अगर मैं अनंत रखता हूं, 1/अनंत आ गया, 1/अनंत आ गया मतलब 0 आ गया। अब मैं गलती क्या कर रहा हूं वो देखो, ये 0 आ गया, यहां मैंने रखा अनंत प्लस 1 का स्क्वायर, फिर भी मान लो इसको भी मैं 0 बोल रहा हूं। अब डाउट ये होता है कि आप हर चीज को 0 बोले जा रहे हैं, हर चीज को ही आप 0 बोले जा रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि आपका उत्तर भी मिल रहा है, अच्छी बात यह है कि आपका उत्तर भी मिल रहा है, उत्तर 0 ही आ रहा है, तो आप एकदम संतुष्ट हो, बोला यार एकदम ठीक है, देखो 0 ही आ रहा है, हमारा मैच कर गया। इस सीक्वेंस सीरीज की एक प्रॉब्लम ये होती है कि आपका उत्तर भी मिल जाता है, कई बार गलत करने से भी मिल जाता है, क्योंकि आपको पता है अनंत रख दिया, 0 आ गया, मैच कर गया। लेकिन याद रखो कि गड़बड़ क्या हुई है, गड़बड़ ये हुई है कि क्या ये एग्जैक्ट 0 आएगा। इतने सारे पद जुड़ रहे हैं, इतने सारे, इसमें अगर थोड़ा थोड़ा भी अंतर होता तो इतने सारे पदों का अंतर कुछ और भी हो सकता था, इतने सारे पदों का अंतर कुछ और भी हो सकता था। तो इसलिए सीधा अनंत रखने वाले, जो मैंने शुरुआत में कहा था कि सीधा अनंत वाला तरीका इफेक्टिव नहीं होता, कई बार गलत उत्तर देता है। अभी और भी सवाल करेंगे तब भी मैं दिखाऊंगा कि सीधा अनंत रखना क्यों गलत हो जाता है। कई सवालों में काम कर जाएगा, कई बेसिक सवाल होंगे उनमें आप अनंत रखिए, वो निपट जाएंगे। लेकिन हर सवालों में अनंत रखना कई बार खतरनाक हो जाता है, क्योंकि सीधा अनंत रख रहे हो मतलब आप सब कुछ निग्लेक्ट कर रहे हो, आप कोई पदों पर नहीं देख रहे, आप ये देख ही नहीं रहे कि पदों की संख्या भी अपने आप में अनंत है, ये अनंत पद है। अनंत पद है तो अगर थोड़ा 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 भी एक्स्ट्रा आया, थोड़ा भी एक्स्ट्रा आया, तो वो थोड़ा थोड़ा भी ऐड होके एक नंबर तो बना लेगा, 0 0 0 बनाएगा, फिर 1 भी बना सकता है, 2 भी बना सकता है, 3 भी बना सकता है, क्योंकि पूरा 0 तो नहीं आ रहा, 0 के आसपास आ रहा है, थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा आ रहा है और वो थोड़ा सा ऐड हो गया, तो हो सकता है थोड़ा बिल्कुल भी नहीं आ रहा हो सकता है कुछ भी नहीं आ रहा हो, एग्जैक्ट 0 0 0 ही आ रहे हो। तो ये बता पाना मुश्किल है कि थोड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इसलिए आप अनंत रख के बचें, कि डायरेक्ट अनंत ना रखें, सिंपल सवालों में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे सवालों को दूसरे तरीके से करने की कोशिश करें। आ जाओ, इसे दूसरे तरीके से करते हैं, इसे हम अन्य तरीकों से करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब दिक्कत क्या है, समझ रहे हो बातों को, इसमें एक पद नहीं है। अगर एक पद होता तो हम कह देते चलो अनंत रखा, 0 आ गया, बात खत्म, ठीक है। दूसरा पद भी है, दूसरा पद भी है, अच्छा दूसरा नहीं तीसरा भी है, अच्छा तीसरा नहीं चौथा भी है, चौथा नहीं पांचवा भी है, पांचवा नहीं छठा भी है, छठा नहीं सातवां भी है। बहुत सारे पद हैं, और बहुत सारे पद में अगर थोड़ा थोड़ा भी डिफरेंस क्रिएट होता है, थोड़ा थोड़ा सा भी, वो थोड़ा थोड़ा भी ऐड होते होते बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा, पता है ना। बहुत छोटा नंबर भी अगर बार 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 ऐड होता है तो वो कुछ भी बना सकता है, ये तो जानते ही हो, चाहे कितना ही छोटा हो। मिट्टी का कण कितना छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, जोड़ते जाओ उसको, उसको जोड़ते जाओ, वो पहले पत्थर बन जाएगा, फिर चट्टान बन जाएगा, फिर पहाड़ बन जाएगा, और फिर कोई ग्रह बन जाएगा, बन जाएगा नहीं बन जाएगा। अगर वो रिपीटेडली मिट्टी का कण जुड़ता जाए तो पहले कंकर का शेप ले लेगा, फिर एक पत्थर का शेप ले लेगा, फिर एक चट्टान का शेप ले लेगा, फिर एक पहाड़ का शेप ले लेगा, फिर हो सकता है एक ग्रह का शेप ले लेगा ना, अगर वो कंटिन्यूसली जुड़ता रहा तो सोचो, एक बारीक से बारीक चीज भी अगर बार बार जुड़ रही है तो वो कोई भी शेप आगे जाके ले सकती है। यही दिक्कत होती है कि आप बड़े पदों के अंदर अनंत रखने से बचते हैं, क्योंकि डाउट हो जाता है आपको, आपको ये डाउट हो जाता है कि भाई सब 0 आएंगे, क्या गारंटी है, थोड़ा थोड़ा भी आया तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए अनंत नहीं रखते। समझ में बात है ना, ये ध्यान रखना होगा। इसीलिए जब सीक्वेंस सीरीज बच्चे पढ़ते हैं तो ज्यादातर क्या रखो अनंत, सीधो टिकाऊ अनंत। अधिकतर बच्चे जब सीक्वेंस सीरीज पढ़ते हैं उनका मकसद ये तो है कि टिकाऊ अनंत, भर भर का अनंत टेपो, कैसो ही सवाल हो देखो मत, आंखें मीच लो, ए आल्यो अनंत, ए आंखें बंद करी, ओ टेक क्यों अनंत, ओ टेक क्यों अनंत, बात खत्म। और एक झटके में सवाल खत्म, और हो भी हो जाता है, हो ही जाता है। खत्म होने क्या है, अनंत रखा, 0 0 0 0, सबका जोड़ 0, आंसर आ गया, बच्चा खुश, क्या ट्रिक लगाई है मैंने, मतलब मैं होशियार तो हूँ, मैं होशियार तो हूँ, मिनटों में उत्तर मिला दिया, आंसर भी 0 आ रहा है, आंसर भी 0 आ रहा है, लेकिन वो देख नहीं रहा है कि मैं जो जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ वो तरीका भी सही है या नहीं है, उत्तर आ गया मतलब सही है। यही प्रॉब्लम है सीक्वेंस एंड सीरीज के, सीक्वेंस सीरीज जब, क्योंकि अब तो सीक्वेंस सीरीज में फिर भी अभी हम चल रहे हैं, आगे चलेंगे तो हम देखेंगे 2 ही आंसर आते हैं, अभिसारी और अपसारी। आप गलत करो या सही करो, 50% चांसेस है आपके सही होने के, 50% चांसेस है आपके सही होने के। आपने गलत तरीके से किया, अभिसारी निकाला, पीछे भी अभिसारी मिल गया, अब आपको लगा मैं सही हूं, मैं सही हूं, मैंने अभिसारी निकाला, कैसे निकाला ये तो आप भूल गए, आप ये भूल गए कि 2 ही ऑप्शन थे, अभिसारी और अपसारी,
और आपने अभिसारी निकाला, वो अभिसारी मिल गया, आपका बैठ गया, आप खुश हो गए, मैंने तो निकाल लिया, मेरा तो उत्तर आ गया। याद होता है सीक्वेंस सीरीज जब कॉलेज में आप पढ़ते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि आपका उत्तर मिल जाता है, और नहीं भी मिलता तो थोड़ा बहुत जुगाड़ करते हैं, अभिसारी को अपसारी बना देते हैं, फिर कहते हैं अब मिल गया, पिछली बार नहीं मिला होगा, अब मिल गया, मिल गया। तो वो पढ़ने के लिए तो ठीक है, लेकिन कंपटीशन कंपटीशन होता है, वो ऐसी कमियों को पकड़ता है। तो इसलिए ये मत समझ लेना कि यहाँ पे सीधा जीरो रखा, जीरो आ गया, है ना, ये गलतियों से बचना है। आ जाओ, इसको कैसे करें फिर? इसको करेंगे बड़े कमाल तरीके से, ऐसे तरीके से करेंगे कि कोई भी सवाल ना उठा सके, कोई भी सवाल ना उठा सके, ऐसा तरीका ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि गलत हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, इस तरीके के होना चाहिए। आओ, 1/n², 1/n+1 का स्क्वायर, 1/n+2n है ना, n+n का स्क्वायर। अब ध्यान देना, अब सुनना मेरी बात को, कि यदि 1/n² को मैंने 1/n² लिख लिया, एज इट इज लिख लिया, प्लस प्लस इसमें से मैं 1 को लिखना भूल गया, 1 को भूल गया, और 1 की जगह मैंने 1/n² लिख लिया, अब क्या होगा? इसमें मैं 1 लिखना भूल गया, अगले वाले में मैं 2 लिखना भूल गया, और उससे अगले वाले में 3 लिखना भूल गया, उससे अगले वाले में 4 लिखना भूल गया, उससे अगले वाले में, लास्ट वाले में n लिखना भूल गया। या भूल गया क्या, जानबूझ के मैंने पहले वाले में 1 छोड़ दिया, दूसरे वाले में 2 छोड़ दिया, अंदर जो 2 था, 1 था, 2 था, 3 था, वो छोड़ दिया, और यूं कर दिया। अब क्या होगा? कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। अगर मेरी भूल चूक हुई है, फर्क तो पड़ेगा ही, गणित तो कोई भूल चूक माफ करती नहीं है। अगर भूल चूक हुई है तो फायदा नुकसान कुछ तो होगा, या तो ये सीरीज बड़ी हो जाएगी, कुछ भूला हूं ना, तो या तो उसका फायदा ये मिलेगा कि अब जो नया बना है वो बड़ा आएगा, उसका उत्तर बड़ा आएगा, या फिर छोटा आएगा, या तो बड़ा आएगा या छोटा आएगा, कुछ तो फर्क पड़ा ही होगा ना। आप कोई नंबर, आपने एक जोड़ कर रहे हैं, उस जोड़ में आप कोई नंबर भूल गए, या कोई नंबर आपने ज्यादा लिख लिया, फर्क तो पड़ेगा, या तो जोड़ ज्यादा आएगा या जोड़ कम आएगा। ऐसा थोड़ी जोड़ नहीं आएगा, आप कोई नंबर भूल जाते हैं तो क्या जोड़ ही नहीं आएगा? जोड़ तो आएगा ही, कम आया ज्यादा आएगा तो सही, जोड़ तो आएगा ही आएगा, या कम आएगा या फिर ज्यादा आएगा, एग्जैक्टली वो तो नहीं आएगा, ये बात तो पक्का है, लेकिन या तो कम आएगा या ज्यादा आएगा। अब बात ये करो कि कम आएगा या ज्यादा आएगा, क्योंकि आप भूल चुके हैं। आपने 1 नहीं लिखा, आपने 2 नहीं लिखा, आपने 3 नहीं लिखा, आपने ये पद नहीं लिखे। अब बताओ क्या हुआ? अब क्या हुआ? भूलने की वजह से क्या फर्क पड़ा? तो गौर करते हैं, एक एक पद को ले लेते हैं। अगर 1/n+1 का स्क्वायर है और मैं 1 लिखना भूल जाता हूं और 1/n² लिख देता हूं, तो बताओ, एक ही पद की बात कर लेते हैं, खाली एक पद की, एक बार एक पद की बात कर लेते हैं, फिर दूसरे पद की बात कर लेंगे। इसकी जगह मैंने ये लिख दिया, इसकी जगह तो सेम टू सेम लिखा है, इसकी जगह मैंने ये लिखा है, मान बढ़ेगा या घटेगा, इसको समझते हैं। कि यहां जो भी है वो n² है, यहाँ n+1 का स्क्वायर है, मतलब ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा, लेकिन पलटने पर, बड़े का भाग लगने पर ये छोटा आएगा, और छोटे का भाग लगने पर ये बड़ा आएगा। यानी ऐसा करने पर आपको जो आंसर मिला है वो बड़ा होगा, आपको जो आंसर मिला है वो बड़ा हो गया। आपके एक के भूलने की वजह से अब इसका आंसर पहले के मुकाबले बड़ा हो गया। आप चाहो तो n का मान रख के देख लो, n बराबर 1 लेने पर, n का मान 1 लेने पर इस साइड में आएगा 1+1 का स्क्वायर, और इस साइड में आएगा 1 का स्क्वायर, और ये हो गया आपका 1/4, और ये हो गया 1/1। तो वो बड़ा है या नहीं? वो बड़ा है या नहीं? बड़ा है। क्यों? क्योंकि आप जो एक भूले हैं वो नीचे वाले में से एक भूले, और नीचे वाले में एक भूले मतलब नीचे वाला छोटा हो गया। नीचे वाला पहले n+1 था, अब वो n हो गया, मतलब नीचे वाला छोटा हो गया। नीचे वाला छोटा हो गया, लेकिन भाग तो छोटे का भाग लगने पे तो बड़ा आता है, तो फिर ओवरऑल वो बड़ा था, वो बड़ा हो गया। फिर नीचे वाला भूले ना, नीचे वाला भूले, कमाल कर दिया आपने। तो नीचे वाला भूलने से तो मान बढ़ जाता है, क्योंकि नीचे वाला जितना बड़ा होगा उत्तर उतना छोटा आएगा। नीचे वाले को भूल गए मतलब नीचे वाले को कम लिखा है, नीचे वाले को कम लिखा है मतलब उत्तर बड़ा हो गया, तो नंबर बड़ा हो गया। ऐसे ही दूसरे पद में भी यही हुआ है, वहां पे 2 लिखना भूल गए,
अगले वाले में 3 लिखना भूल गए, अगले वाले में 4 लिखना भूल गए। तो इसका मतलब अब जो सीरीज आई है वो आपकी बड़ी सीरीज आई है, आपकी बड़ी सीरीज आई है। सही है, अब आपकी बड़ी सीरीज आई है। क्लियर है? इसका जोड़ कितना होगा? इसका जोड़ कितना होगा? पद कितने हैं काउंट करो, यहां से यहां तक तो n पद है और एक पद ये शुरू में था। n का पता कैसे चला? ये एक है, अगले वाले में 2 आएगा, 3 4 5 से n, तो इसका मतलब n पद तो ये हो गया, एक ही हो गया, तो टोटल पद है n+1, तो इनका जोड़ हो गया n+1 बटा n स्क्वायर, n+1 बटा n स्क्वायर। इसका मतलब है कि ये जो श्रेणी आपके जो आपके पास अनुक्रम है, इसका मान n+1 बटा n स्क्वायर से छोटा आएगा, इससे छोटा आएगा। ये क्लियर है? ये समझ में आ गया? ये बात समझ में आई नहीं आई? अभी सोचो कि बड़ा क्यों बनाया, रुको अभी बात करते हैं बड़ा क्यों बनाया। तो इसका इतना कंफर्म हो गया कि ये जो भी अनुक्रम आपको दिया है, इस अनुक्रम का मान हमेशा n+1 बटा n स्क्वायर से छोटा आएगा। आप ट्राई करके देख सकते हैं, क्योंकि हमने इसके पदों को बड़ा कर करके मान निकाला है, इसके पदों को बड़ा कर करके जोड़ निकाला है, मतलब बड़ा जोड़ निकाला है, बड़ा जोड़ निकाला है, ये बड़ा जोड़ा है। ठीक है, अब चलते हैं अगला खेल करने। अब इस बार तो हमने 1 हटाया था, 2 हटाया था, 3 हटाया था, अब हम उल्टा करते हैं। उल्टा क्या? 1 1 की जगह n लिख देते हैं, 2 की जगह भी n लिख देते हैं, 3 की जगह भी n लिख देते हैं, 4 की जगह भी n लिख देते हैं, 5 की जगह भी n लिख देते हैं। तो हर 1 2 3 को हटा के उसकी जगह n लिख देते हैं। अब क्या होगा? अब उल्टा चलते हैं एक, और बताओ कि क्या होगा अगर 1/n+1 के स्क्वायर की जगह में 1 है, ये जो 1 है, ये जो 1 है, इस 1 की जगह में n लिख दिया। अब मान बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा या घटेगा? मैंने सबको अब दिल खोल के बांटा, पिछली बार तो दिल खोल के लिया था, तू 1 दे दे, तू 2 दे दे, तू 3 दे दे, इन सबका लिया था। इस बार कर लो, खुश रहो। 1 की जगह n रख, 2 की जगह तू भी n रख, 3 की जगह तू भी n रख, 4 की जगह तू भी n रख, और मैंने भर भर के इनको एक्स्ट्रा दिए। अब मान घटेगा या बढ़ेगा? कम होगा, बिल्कुल कम होगा, क्योंकि इस बार मैंने क्या किया, नीचे वाले को बड़ा कर दिया। अब नीचे वाले को बड़ा करने से ओवरऑल छोटा हो गया, ओवरऑल छोटा हो गया, अब मेरा आंसर छोटा हो गया। अब जो मुझे आंसर मिलेगा वो श्रेणी मुझे छोटी मिलेगी। आ जाओ, बढ़िया बात कही आपने। अब आपको छोटी श्रेणी मिलेगी। मैं, ये रहा छोटे का चिन्ह, और मैं इससे छोटा जोड़ मिलेगा मुझे, क्योंकि मैं हर पद को अब कम कर रहा हूँ। कितना किया? 1/n+0 था ये n+0 था, ये ऐसे था, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, सबको बांट रहा हूँ, तो इसको क्यों नाराज करूं, इसको भी n देने पर ये हो गया 1/2n का स्क्वायर, 0 की जगह n रख दिया, n+n 2n हो गया, 2n का स्क्वायर, इसको भी n दे दिया, तो ये भी 2n का स्क्वायर, यानी 1/4n स्क्वायर। अगला पद भी 1/4n स्क्वायर, अगला पद भी 1/4n स्क्वायर, 1/4n स्क्वायर। सबको कम कर दिया, ठीक है, सबको कम कर दिया। इनका जोड़ कितना होगा? टोटल पद कितने हैं? n+1, ये हम कर चुके, n+1 पद है, और एक ही पद बार बार जुड़ रहा है, तो ये हो गया n+1/4n स्क्वायर। तो अब कंफर्म हो गया कि मेरा ये जो अनुक्रम है ये इससे बड़ा होगा। ये जो मेरा अनुक्रम है इसका नाम an रख लेता हूं, ये जो मेरा an है ये इससे छोटा है और इससे बड़ा आएगा, मतलब इसका जोड़ कभी भी इससे
ठीक है, डन। आ जाओ। अब मैंने जब बढ़ाने की बारी आई तो मैं इस अनुक्रम को बड़े से बड़ा, हर पद को बड़ा 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 करता गया, और जब छोटा करने की बारी आई तो मैंने हर पद को छोटा 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 किया, हर पद को छोटा कर दिया। एक बार जब छोटा करने की बारी आई तो मैंने सबको छोटा किया, और एक बार बड़ा करने की बारी आई तो मैंने सबको बड़ा किया। बराबर रख लिया, कोई पद को बराबर रख लिया या बड़ा कर दिया। जब बड़ा किया, बराबर रख सकता हूं या बड़ा कर सकता हूं। अगर आपके पास 10 संख्याएं जोड़ रहे हो, 9 संख्याओं को बराबर रख दिया, एक को बड़ा कर दिया तो भी जोड़ तो बड़ा ही जाएगा, एक को भी बड़ा कर दिया तो जोड़ तो बड़ा ही जाएगा। और छोटा करने की बारी आए तो या तो बराबर रख लो या नंबरों को छोटा कर दो तो भी जोड़ छोटा आ जाएगा। तो मैंने छोटा और बड़ा दोनों निकाल लिया। अब आएगा स्क्विज लेमा। स्क्विज लेमा, अब इसकी लिमिट निकालो, इसकी लिमिट निकालो और इसकी लिमिट निकालो। लिमिट n टेंड्स टू अनंत n+1/4 n² n² अलग कर दो, 1/4 1/n + 1/n²। n का मान अनंत रखने पर 0। इसकी लिमिट आई 0, इसकी लिमिट जीरो। इससे बड़ा सीक्वेंस भी 0 है, इससे जो बड़ा सीक्वेंस है उसकी लिमिट भी 0 है, और इससे जो छोटा सीक्वेंस है उसकी लिमिट भी 0 है। तो भाई साहब की लिमिट, तो भाई साहब की लिमिट भी 0 होगी। भाई साहब तो इनके बीच में, बात समझे, भाई साहब की लिमिट भी 0। ये कमाल, बहुत जबरदस्त मेथड है, ये बहुत कमाल का मेथड है। अब देखो, अब कोई डाउट नहीं है, क्यों नहीं है। अच्छा, यहाँ पे बात कहे कोई के, अब भी तो थोड़ा 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 कहा, एक ही तो पद है, एक पद में क्या थोड़ा थोड़ा, एक पद में अगर बहुत छोटा आ भी गया तो बहुत छोटा 0 के बराबर होगा। बहुत छोटा अगर बार बार जुड़ता है तो फिर बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर बहुत छोटा एक बार है तो वो बहुत छोटा ही है, तो कोई महत्व नहीं है। फर्क दो ना इस बात में, इस केस में और इस केस में क्या फर्क है। अनंत यहां भी रखा है, अनंत यहां भी रखा है। यहाँ पे अनंत कई बार है, और कई बार है तो वो थोड़ा 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 जुड़ने की संभावना थी, थोड़े थोड़े जुड़ने की संभावना थी। इस बार तो एक ही पद है या 2 पद है या 5 पद है, तो थोड़ा थोड़ा जुड़ भी गया तो खास फर्क नहीं डालेगा, वो 0 ही आएगा। लेकिन थोड़ा थोड़ा बहुत बार जुड़ता है, अनंत बार जुड़ता है, तब डर लगता है। थोड़ा थोड़ा जब अनंत बार जुड़ता है तो डर लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ दोनों बीच में फंस गए, और हमने क्या किया, हमारे अनुक्रम से बड़ा अनुक्रम बनाया, छोटा बनाया, दोनों की लिमिट 0 थी। सैंडविच लेमा काम कर गया कि दोनों की लिमिट 0 है तो बीच वाले सीक्वेंस भी, आपसे छोटा सीक्वेंस 0 पे जा रहा है, आपसे बड़ा सीक्वेंस 0 पे जा रहा है, तो आपको भी 0 पे जाना होगा लिमिट। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से दोबारा। इसी को विराम देते हैं। बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें दोबारा दोबारा बार बार देखिएगा, कई बार देखिएगा, तब ये चीज़ें ठीक से होंगी। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में फिर।